2008 की बात है, हिस्ट्री है मार्केट का, और वो इतने गंदे तरीके से मार्केट क्रैश हुआ था। राकेश झुनझुनवाला, रेखा झुनझुनवाला, उनका स्टॉक का सोचो क्या धज्जियां उड़ा होगा। ट्रेडिंग जो करते हैं ना, ये ट्रेडिंग अपने आप में ही एक सट्टा बाजारी, मैं अभी भी बोलूंगा, मैं 99% बोलूंगा फ्रॉड। स्टॉक मैनिपुलेशन ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन सेबी आई डोंट नो क्या कर रही है। वो मैक्सिमम पैसा आता है चेन्नई। मैं तो देख के हैरान हो जाता था, भाई 12 लाख रुपए कैसे दे रहे हो। जहाँ पैसा है वहाँ स्कैम है। मैं इसलिए बोलता हूँ बॉस, ट्रेडिंग मत करो। हर्षद मेहता नहीं था, वो पकड़ाया तब वो हर्षद मेहता कहलाया। अगर वो नहीं पकड़ाया होता तो वो हर्षद मेहता नहीं कहलाता। मुझे मुर्गा फंसाना है। हेलो, हाय सर मैं मनीष बोल रहा हूँ सर। अरे सर, नुकसान होता है तभी तो फायदा होता है सर। तो आप मेरा पूरा लॉस रिकवर करवा के दे सकते हो? बिल्कुल करवा सकता हूँ सर। सेबी रजिस्टर्ड हो और आप इस तरीके से एडवाइस करते हो? मतलब मुझे लगता है सर, अगर आप सही से काम करोगे ना, हमारे साथ जुड़ोगे ना, तो वो 1 महीना सर छोड़ो, 15 दिन के अंदर आपका हो सकता है। होगा नहीं सर? हो सकता है। जो लोग सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है ना, वो डायरेक्टली बोलते हैं, अरे सर करवाता हूँ ना सर, आप 4 दिन मेरा कॉल देखो, 5वां दिन में आप खुद उछल के आओगे, ऑफिस नहीं आओगे तो मेरा नाम बदल देना सर। फ़ोन नंबर हमारा कहाँ से मिलता है उनको? मैं उसका नाम थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। ये बहुत ही वैल्यूएबल सेशन आज का होने वाला है, बिकॉज आई एम वेरी श्योर स्टॉक मार्केट के बारे में हमें आज बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। लेकिन सर, जब भी स्टॉक मार्केट की बात आती है तो कहीं ना कहीं मन में लोगों के डर रहता है। आप क्या बताना चाहोगे कि क्या वो डर रहता है और लोगों को इस डर से बाहर कैसे निकलना चाहिए? सबसे बड़ा बात है कि आज के टाइम में स्टॉक मार्केट, मतलब खासकर मिडिल क्लास, ठीक है, वहाँ पर स्टॉक मार्केट का नाम आता है और लोग ऐसे डर जाते हैं, मतलब सट्टा बाजारी बोलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लोगों को पता नहीं है स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। जितने भी मिडिल क्लास फैमिली है, पता है उनके घर में कोई ना कोई रहता है जिनको कुछ ना कुछ तो कीड़ा रहता है स्टॉक मार्केट का, और वो लोग दिन भर ऐसे CNBC आवाज़ लगा करके बैठ जाएंगे, ये ऐसे ऐसे जाते रहेगा, निफ्टी ऐसे है, आई मीन BSE NSE, आई मीन और निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह। बाकी कई लोग तो ऐसे MCX NCDX वगैरह में भी करते हैं। सो मैं भी वैसे ही छोटा था उस टाइम, मैं ऐसे देखता रहता था, अरे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन मेरे जो मामा है, उनका फैक्ट्री है, कढ़ाई की फैक्ट्री है, तो उनको मेटल का बहुत अच्छा नॉलेज है। सो वो MCX में लाइक कॉपर एल्युमिनियम, ऑब्वियसली बात है कढ़ाई का करते हैं, तो उनका एल्युमिनियम का काफ़ी अच्छा पकड़ है, सिल्वर वगैरह का, तो वो काफ़ी मतलब अच्छा से ऐसे क्लोजली ट्रैक करते रहते थे। मैं देखते रहता था क्या है यार ये। सो फिर फाइनली क्या हुआ, एक टाइम पे 2008 की बात है, ऑब्वियसली बात है, वो हिस्ट्री है मार्केट का, और वो इतने गंदे तरीके से मार्केट क्रैश हुआ था, और वहाँ मामा जी मुझे लगता है पैसा लगाए थे उस टाइम। आई थिंक कॉपर या किसी चीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट किया था वहाँ पर, और बहुत गंदे तरीके से उनका नुकसान हो गया। लाइक मुझे लगता है 4-5 लाख का या फिर 8 लाख के आसपास उस टाइम। 4-5-8 लाख रुपया अगर निकल जाता है ना, और सडनली ऐसे मतलब 2 मिनट के अंदर, तो किसी को भी लगेगा कि स्टॉक मार्केट कुछ तो गंदा चीज़ है। आखिर इतना हार्ड एंड मनी 2 मिनट के अंदर ऐसे ख़त्म हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है उनको कंसोल, आई मीन उनको रिकवर होने में ना वहाँ से काफ़ी टाइम लग गया। फिर मुझे भी वहाँ से, मतलब फैमिली में भी एक बज़ हो गई कि अरे स्टॉक मार्केट बहुत गंदा चीज़ है। फिर वहाँ से क्या होता है ना, कैसे वर्ड टू वर्ड फैलता है लोगों से, अच्छा ठीक है आज मामा से पता चला, अच्छा ठीक है कल मेरे पापा को पता चल रहा है, कल उनके फैमिली को, अच्छा हाँ ये अच्छा ऐसे ऐसे नुकसान हो गया। फिर धीरे धीरे ऐसे स्टॉक मार्केट के साइड ना लोग ऐसे गंदे तरीके से देखने लगते हैं, अच्छा नहीं यार स्टॉक मार्केट कुछ तो गंदा चीज़ है, कुछ तो है यहाँ पर झोल झपेटा, या कुछ ऐसे सट्टा बाजारी है, यहाँ पर किस्मत वालों को ही पैसा मिलता है और किसी को नहीं मिलता। बट इसके पीछे बोला जाता है कि कॉइन एक सेकंड साइड भी है। यस राइट, 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू ये कि आपको लग रहा है, ये जो होता है ना, अरे यार मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि ये जाएगा, और वहीं पर सबसे ज़्यादा ट्रैप है वो बहुत बड़ा ट्रैप है। वो जो लगता है ना भाई, जो लगता है ना, ये जो वर्ड है ना, लगना, ये एक ट्रैप है। लगना नहीं होता है, उसके पीछे पूरा का पूरा एनालिसिस होता है। ट्रेडिंग जो करते हैं ना, ये ट्रेडिंग अपने आप में ही एक सट्टा बाजारी, मैं अभी भी बोलूँगा कि आपको पहला जब आप ट्रेड करते हो ना, तो आपको फ़ायदा हो जाता है, और वहीं पर लोग अटक जाते हैं। अगर आपको नुकसान हो जाएगा ना फर्स्ट टाइम में, तो आप हड़क जाओगे, लोग कि नहीं इसमें मैं नहीं जाऊँगा। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो स्टोरीज वो लोग जो सुनते हैं
वो जैसे अभी आपने बताया आपके रिलेटिव है, उनका पैसा डूब गया, तो कहीं ना कहीं हर घर पे यही स्टोरीज होती रहेगी, अरे नहीं यार मेरे चाचा ओह, का ऐसा हो गया था, मेरे एग्जैक्टली। पापा का ऐसा हो गया था। लेकिन सेकंड साइड कोई ये भी तो देख सकता है कि आज वॉरेन बफेट भी तो पैसा कमाते हैं, कोई सक्सेस भी तो देख सकता है। एग्जैक्टली गलतियां कोई नहीं देखेगा। वो 1 साल 2 साल 4 साल ऐसे ही चलते रहेगा। और मजेदार बात क्या है ना, और कोई अगर सक्सेस हो जाता है ना, वो ये नहीं बोलेगा इसके पीछे एनालिसिस था, वो बोलेगा अरे भाई किस्मत हो तो उसके जैसा हो। लेकिन मैं अगर बोलूंगा कि अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में देखा जाए तो आज मैं भी ट्रेड नहीं करता हूँ। फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मतलब मैं एक्चुअली जॉब के साथ साथ इन्वेस्टिंग और ट्रेड, मतलब बहुत मिनिमम ट्रेड लेता हूँ। जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ आज कुछ अच्छा मौका है, वहाँ पर मैं भले ही ट्रेड लेता हूँ, लेकिन ऐसे मैं इन्वेस्टिंग के साइड ही जाता हूँ। पहले इतना कंटेंट मौजूद नहीं था इंटरनेट पे, लोगों को पता नहीं था। और अभी सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी लोगों को नॉलेज हो रहा है, धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रही है लोगों में। तब जाकर के अभी लास्ट जो 5 साल में डीमैट अकाउंट का आप देखो नंबर कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसका एक कारण भी है आईपीओ। उसका सबसे बड़ा कारण आईपीओ है। लोग आईपीओ के लिए ज़्यादातर डीमैट ओपन कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पे जब बुल मार्केट रहता है, आप देखोगे कि जितने भी जैसे कैम्स हो गया, एंजल वन हो गई, जितने भी शेयर मार्केट रिलेटेड जो कंपनीज काम करती है, उनका आप देखोगे कि उनका रेवेन्यू, उनका प्रॉफिट, उनका बैलेंस शीट देखोगे वो बढ़ते रहता है। वो सिक्लिकल बिजनेस है। तो वहां पर क्या होता है कि लोग आईपीओ के लिए तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, फिर जैसे ही डाउन हुआ मार्केट, सारा डीमैट अकाउंट धीरे धीरे इनएक्टिव होने लगता है। और यही कहानी है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरा इंट्रोडक्शन दिया। लेकिन मैं इस चीज़ को है ना आज एक मास्टर क्लास के तौर पे लेके जाना चाहता हूँ। मतलब आज हमारे बहुत सारे व्यूअर ऐसे हैं जो शायद ये ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ों को एकदम बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करें। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जिन्होंने अब भी जस्ट लाइक कोई पार्ट टाइम या साइड हसल करके कुछ 2-5 हज़ार रुपये महीने का कमाना चालू कर दिया है कि हाँ ठीक है मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत पैसा सेविंग्स भी कर रहा हूँ, तो अगर उसे स्टॉक मार्केट के तरफ बढ़ना हो तो आपके हिसाब से सबसे पहली एडवाइस उनके लिए क्या होगी, कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए? मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि कैसा है हर किसी के लाइफ में पैसे का अलग अलग अहमियत होती है। तो हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। मैं अपना पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। जब मैं मेरा कॉलेज, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे स्टॉक मार्केट का मेरा जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ मैं आपको बताता हूँ। मेरा कॉलेज, मैं एक्चुअली सिटी बैकग्राउंड का हूँ। जैसे मैं प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया है, और वहाँ से ऐसे जनरली सब सीएस बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। हमारे वहाँ सिटी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होता है। सो वहाँ पर मैंने 4 साल कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर जैसे ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस के लिए सब लोग ऐसे भटकते रहते हैं कि भाई कहीं पर कोई मिल जाए कंपनी, और वहाँ पर बस मुझे जॉब मिल जाना चाहिए। और उस टाइम 2017 की बात है। उस टाइम मतलब क्या होता है ना, एक अगर आपको प्लेसमेंट मिल गया ना, तो आप ऐसे चौड़े हो जाते हो कि हाँ भाई बताओ अब बात कर भाई मेरे से, क्योंकि होता क्या है, वो बहुत बड़ी बात होती है। मैं बताता हूँ, अगर आपकी कंपनी चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आप कॉलेज से प्लेसमेंट लेते हो ना, तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो ये बंदा, मतलब मेरा बच्चा, मैं इतना इन्वेस्ट किया, इतना किया, कुछ तो किया लाइफ में। तो वैसे ही हमारे कॉलेज में एक कंपनी आई थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हाँ वो एडवाइजरी कंपनी थी, इंदौर की कंपनी थी। तो मुझे लगता है 700 से 800 लोग उसमें अप्लाई किए थे। और फिर मुझे समझ में आया कि ठीक है फाइनेंस के रिलेटेड कंपनी है, और मुझे इतना पता नहीं था कि एडवाइजरी क्या होता है एंड ऑल। वो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। तो मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं था। मैं बोला चलो ठीक है फाइनेंस। सबसे अच्छी बात क्या थी उसमें, उस कंपनी में, जो मुझे भी फैसिनेट किया कि हाँ ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे चाहिए ये जॉब, जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने एक लालच दिया था कि सर पैकेज तो दूंगा मैं आपको, और दूसरा आपको मैं MBA कराऊंगा। ठीक है, MBA मेरे साइड से रहेगा, MBA की डिग्री आपकी हो जाएगी, और साथ साथ में आपका जॉब भी चलता रहेगा। मैं खुश हो गया, घर वाले भी खुश हो गए कि चलो भाई ठीक है, अच्छा है, और क्या चाहिए। MBA करना भी अच्छा है और साथ में अर्निंग भी हो जाएगी। तो मैं बैठ गया इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया वहाँ से। फिर मैं वहाँ से फिर इंदौर गया। इंदौर में फिर मैं सोचा कि बहुत बड़ी कंपनी होगी। गया एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स, मतलब छोटा सा नहीं, मतलब नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, वहाँ पर जाने के बाद ऐसे चेन गेट लगा हुआ था। तो वहाँ पर मैं पूछा कि भाई ये एपिक रिसर्च कंपनी कहाँ पर है। मुझे लगा ये छोटा सा ऑफिस है, मेन कहीं होगा, बड़ा सा कुछ कैंपस वैम्पस होगा। मैं बोला, वो सिक्योरिटी वाला था,
वो बोला कि, मैं बोला सर ये एपिक रिसर्च का है। बोला क्या हुआ, क्या काम है? मैं बोला सर मेरा प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर मुझे ज्वाइन करना है नेक्स्ट मंथ। बोले ओके ठीक है। तो वो बोले कि यही है जो है। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं बोला अरे मतलब ये छोटा सा ये एक फ्लोर पे कंपनी खोल कर रखा है, यही है जो है? मैं बोला भाई बताओ यार मेन कैंपस कहाँ है, क्या है? बोले नहीं जो है सो यही है। बोला अरे बाप रे बाप। उसके बाद फिर मेरे पापा कॉल किया, बेटा देखा कितनी बड़ी कंपनी है? मैं बोला पापा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, आपको बाइक लगेगा घूमने के लिए इतनी बड़ी कैंपस है, कैंपस बहुत बड़ा है। बोला हाँ ऐसा क्या? बोला हाँ बहुत बड़ा कैंपस है। अब उनको कौन बताएगा कि भाई एक छोटा सा क्या कॉम्प्लेक्स में यार, उनको भी लगता है कि अरे क्या है, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे होता है ना, पेरेंट्स को एक्साइटमेंट होता है, ऊपर से बहुत उम्मीदें होती है बच्चे से कि एटलीस्ट बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं पेरेंट्स है ना, मतलब लोग बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट ऐसा है नहीं। पेरेंट्स काफ़ी कुछ सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, वो दिखता नहीं है बट इंटरनली होता है वो चीज़ें। तो मैं भी सोचा कि ठीक है उनको क्यों टेंशन दूंगा, कि चलो ठीक है एटलीस्ट ज्वाइन करते हैं, एटलीस्ट मिला है कुछ मौका, कुछ सीख करके तो जाएंगे। फिर हम लोग ने अगस्त को वहाँ ज्वाइन किया, उस कंपनी को ज्वाइन किया। फिर वहाँ पर हम लोगों को सिखाया गया कि क्या है क्या नहीं है स्टॉक मार्केट, ये वो डिस डैट सब कुछ। तो वहाँ पर सेबी क्या होती है मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था। वहाँ से मेरा जो है एक एक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ कि क्या होता है स्टॉक मार्केट वहाँ से। लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या करना था, हमें सेल करना था, लाइक उनके जो प्रोडक्ट्स हैं। ये एडवाइजरी कंपनी थी एग्जैक्टली मेरे ख्याल से। बहुत सारे लोगों को ये कॉमन पहले फ़ोन आता है कि सर आपकी ट्रेडिंग कैसे चल रही है। उसमें भी मैं आता हूँ। वो जो चीज़ है ना, एक्चुअली मैं बोलूँगा इंदौर में मैक्सिमम जितनी एडवाइजरी कंपनी चल रही है वो 99% बोलना सही रहेगा मेरे हिसाब से। यस मैं 99% बोलूँगा फ्रॉड है। वहाँ पर जब मैं ज्वाइन किया था, वहाँ पर डूज एंड डोंट्स एंड ऑल ये सब चीज़ बताया गया। ठीक है आपको कैसे बात करना है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं आपको प्रॉफिट करवाऊंगा, सर आपको प्रॉफिट होगा नहीं, सर हो सकता है, सर आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये सब टर्मिनोलॉजी जो है ये सब यूज़ करने के लिए वहाँ पर बोला जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। एग्जैक्टली ट्रेनिंग दी जाती है। लोगों को एक्सप्लॉयट किया जाता है वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं। मतलब हम लोग स्टार्टिंग में ऐसे क्या बोलते हैं, कोई मूवीज़ में ऐसे दिखाया जाता है ना कि स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आ रहा है, फिर लास्ट में वो इतना डीप और इतना डार्क हो जाता है कि वहाँ पर लोग रोने लगते हैं। और वैसे ही हमारे साथ हो रहा था। लाइक हम लोग ने सबसे पहले वहाँ पर ज्वाइन किया, बहुत मज़ा आया। वहाँ पर स्टार्टिंग में जो ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी बहुत मज़ा आ रहा था। ठीक है सब फ्रेंड्स थे, ये हम लोग के कॉलेज से ही काफ़ी लोग आए हुए थे। तो वहाँ पर कैसे कैंपस अलग अलग होता है, तो वहाँ पर बहुत अच्छा जान पहचान हो गया। तो हम लोग अच्छा खासा ग्रुप हो गया था, लाइक 12-15 का अच्छा खासा ग्रुप हो गया था। तो हम लोग बहुत मस्ती भी करते थे। कमाई अगर देखा जाए प्लेसमेंट तो 2.5 लाख रुपये का उन्होंने पैकेज बोला था, कट पिटा के उन लोग 9,000 रुपये हाथ में देते थे। और उस टाइम 9,000 रुपये मतलब लगता था कि यार क्या ही कर रहा हूँ मैं। और उनका मेनली क्या होता था, आपको 300 मिनट्स कॉल करने हैं और आपको प्रोडक्ट बेचने हैं। 300 मिनट्स कैसे? अगर मैं आपको बोलता हूँ विराल भाई हेलो आपकी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसी चल रही है, ये मैं बोलने वाला हूँ, लेकिन आपने कॉल नहीं उठाया तो वो कैलकुलेट नहीं होगा। 300 मिनट्स आपके प्रोडक्टिव कॉल होने चाहिए। मतलब अगर मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ वो बंदा काट दिया तो वो कैलकुलेट नहीं होगा। अगर आपने 5 मिनट बात किया तो इट विल कैलकुलेट, अदरवाइज इट वोंट। लेकिन दिन में होते थे 300 मिनट्स। अरे भाई साहब क्या कितना ज़्यादा वो टॉर्चर है ना, वो मैं ही बता सकता हूँ। वहाँ पर जो मैं तो छोड़ चुका हूँ वहाँ पर जो अभी भी लोग कॉल कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं ना, वो बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा डार्केस्ट वो जगह है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पैसे इसमें डूबे भी होंगे क्योंकि आप इस तरीके से कॉल करोगे और अगर सामने वाले ने आपके एडवाइजेस पे पैसे लगा दिए, उनके पैसे डूब गए, तो क्या वो सामने से फिर एक्शन नहीं लेते कोई? इसीलिए तो आपको सिखाया जाता है कि आपको प्रॉफिट होगा नहीं बोलना है, हो सकता है बोलना है। और ऐसा नहीं है, इंदौर में जितनी कंपनियां हैं जो ऐसे इस तरह माफिया, मैं बोलूँगा ये बहुत बड़ा वर्ड है लेकिन हाँ मैं यूज़ करूँगा क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से मैं आ चुका हूँ, वहाँ से मैं निकला हूँ, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ होता है वहाँ पर एग्जैक्टली।
मेरे हिसाब से जितनी भी इंदौर की जो कंपनी है, सिर्फ इंदौर में नहीं, आजकल तो इतना आसान हो गया है, हर कोई चालू कर सकता हर कोई। अरे इंस्टाग्राम पे आप देख लो ना, मैं इंस्टाग्राम पे भी देखता हूँ, टेलीग्राम ओपन कर लिए लोग, वो ऊपर लिख देंगे आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, और वहाँ पर कॉल देना चालू करेंगे लोगों को कि ठीक है आप मेरा पेड कोर्स ज्वाइन कर लो, लिखा हुआ है नॉट सेबी रजिस्टर्ड, स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग द टिप्स टू द पीपल, टू देयर पीपल ओनली। उनका साइकोलॉजी क्या होता है, क्यों ऐसे करते हैं, कैसे, क्या मतलब उनका कैलकुलेशन क्या होता है? इन लोग ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा रहे बॉस, इसीलिए ये लोग पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, जो लोग उनको पैसे दे रहे हैं, कहाँ क्यों पैसे दे रहे हैं, ताकि उनको टिप्स मिले। लेकिन वो बोला जाता है ना, मुझे कितने लोग कमेंट करते हैं सर आप FNO के टिप्स देते हो, मैं बोलता हूँ भाई मुझे माफ़ करो ना, तो मैं देता हूँ, और जो देने वाले रहते हैं उनसे भी 50 कदम दूर हो जाओ, क्योंकि वो आपको खाने के लिए बैठे हैं। और आजकल एक और नया चीज़ चल रहा है मार्केट में, एल्गोरिदम ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग। वो तो 100% स्कैम है। मैं बताता हूँ भाई, अगर आपको एक ऐसे खुल जा सिम सिम वाला एक दरवाज़ा मिल जाता है जहाँ पर सिर्फ सोना है, ठीक है, और आपको पता है उसका सीक्रेट, ठीक है, आपको पता है उसका रास्ता, आप किसी को भी बताओगे वो चीज़? खुद चले जाएंगे, खुद जाओगे, लेकिन किसी को बताओगे क्या? नहीं, किसी को नहीं बताओगे। इवन अगर आपकी पार्टनर भी है ना, तो भी आप 2 मिनट सोचोगे कि यार पार्टनर तो मेरी है और मैं ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन क्या भरोसा वो किसी और को न बता दे, है ना? मतलब वो अपने क्लोज वन को ही बताएगी, लेकिन आप नहीं बताओगे। वो चीज़ इंसान को समझना चाहिए इसके पीछे। अगर वो आपको बता रहा है कि ट्रेडिंग से टिप मैं आपको बता रहा हूँ, अरे भाई खुद कर लो ना। आपका एल्गोरिदम, आपको इतना भरोसा है उस पर, उसके लिए आप चार्ज कर रहे हो लोगों को, तो आप खुद उससे पैसा कमा लो ना भाई। हाँ, उस आपके पास सोना ही सोना हो गया ना। अगर आपको पता चल जा रहा है पहले से कि मार्केट कहाँ जाने वाला है और कहाँ गिरने वाला है, आपको सारा आपका एल्गोरिदम आपको पहले से कैलकुलेट करके दे रही है, तो वो आपके लिए ऑब्वियस ही बात है। वो क्या कहते हैं, खुल जा सिम सिम वाला, हाँ वही है ना आपके लिए, कि आपने बस खुल जा सिम सिम किया और आपने पैसा लगाया, आपका पैसा डबल हो जा रहा है। सो ये सब चीज़ें एक्चुअली लोगों को नहीं पता चलती है। अब हाँ, अब मैं टॉपिक पे आता हूँ, वो जो मेन चीज़ कि लोगों को स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। एक और बीच में ये क्वेश्चन रह गया कि ये जो एडवाइजरीज काम करती है, तो आप बता रहे थे कि उन लोगों को ट्रेडिंग से तो कोई फायदा होता नहीं है, तो वो ये किस तरीके से, मतलब क्या करते हैं वो, कितने कॉल्स करते हैं, 300 में कॉल करके वो क्या कन्विंस करते हैं? क्योंकि वो ऑब्वियसली खुद की कंपनी में तो नहीं लगवाएंगे, तो उनका फायदा कैसे होगा, वो क्या काम करते हैं? मैं आपको बताता हूँ, उनके पास पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस इन द सेंस कि लाइक अगर आप उनको बोलोगे ना, अगर आपको ऐसे कॉल्स आती है ना कि सर आपकी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे चल रही है, आप बस इतना बोलना कि सर ट्रेडिंग तो नहीं करता हूँ मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ, कुछ बताओ। आपको वो ज़बरदस्ती ट्रेडिंग पे लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि इसी से उनका ब्रेड एंड बटर चल रहा है। उसमें बहुत सारे इसमें पैकेजेस होते हैं। अब बेसिक पैकेज चालू होता है 5,000 से चालू होगा। 5,000 में आपको डेली के कॉल्स लाइक FNO, अब तो उस टाइम था लाइक 2017 में, अब तो मुझे लगता है काफ़ी अपग्रेड हो गया होगा उनका मार्केट। ये स्कैमर खा रहे हैं जो इंस्टाग्राम पे जो टेलीग्राम चलाते हैं। उसके बाद फिर वो लोग कॉल करते हैं, 5,000 10,000 के आसपास वो लोग लेते हैं रोडियम पैकेज, प्रीमियम पैकेज। तो उसमें आपको उस हिसाब से कॉल्स रहेंगे, आपका वो एक रेशियो रहेगा कि इतना % का मेरा एक्यूरेसी है, 70% का अलग रहेगा, 90% अलग रहेगा, 95% अलग रहेगा। अब उसमें क्या होता है, श्योर शॉट अलग रहेगा। मतलब उनको पहले से पता था कि मेरा एक्यूरेसी क्या होने वाला है। हाँ, ये सेबी, अगर जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सेबी से रजिस्टर्ड है, क्योंकि सेबी में कैसा है, सेबी का कहना है कि अगर आप कोई सिक्योरिटी के बारे में अगर आप बता रहे हो कि आप जैसे बजाज फाइनेंस ले लो, तो आपको बजाज फाइनेंस का एक कतरा भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में, अपने फैमिली के पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। बहुत सारे कंप्लाइंसेस हैं, बट बात कैसा है कि मानता कौन है आज के टाइम में। सेबी आई डोंट नो क्या कर रही है। अभी तो मार्केट इतना बड़ा हो रहा है, बट अगर वो जाइंट होने लगा ना, तो आप सोचो किस लेवल का। हर्षद मेहता तो उस टाइम इतना बस बेचारा वो अकेले चला गया जस्ट बिकॉज ऑफ एक ही बंदा था, वो भीड़ में पकड़ा गया, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में ऐसे ऐसे हर्षद मेहता ना मार्केट में, मुझे लगता है कि 1,000-2,000 तो ऐसे घूम रहे हैं, और स्टॉक मैनिपुलेशन ऐसे हो रहा है। लेकिन बात कैसा है कि लोग वो उसको पकड़ने के लिए इतनी बड़ी सिस्टम चाहिए, वो अभी मौजूद नहीं है, इम्प्लीमेंटेड नहीं है अभी भी।
काफ़ी चीज़ें चल रही है मार्केट में जो लोगों को पता नहीं है। आप इन्वेस्ट कर लेते हो कंपनी में, लेकिन कंपनी के अंदर क्या चल रहा है नोबडी नोज। सो वो एक चीज़ है। और रहा बात कि वो लोग कंपनी कैसे कमाती है, आप विश्वास करोगे एक दिन में आप बताओ भाई कितना उन लोगों को पेमेंट आ सकता है एक दिन का कमाई। क्लाइंट कितना पेमेंट कर सकती होगी? 1.5-2 लाख के आसपास टोटल? नो, नहीं, एक क्लाइंट 12 लाख 15 लाख सिर्फ पेमेंट करती थी। किस लिए? एडवाइजरी के लिए। सिर्फ एडवाइजरी के लिए। और मैक्सिमम पैसा कहाँ से आता है? वो मैक्सिमम पैसा आता है चेन्नई। आई मीन साउथ इंडियंस काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है आई मीन एडवाइजरी के लिए। बहुत सारे बिजनेस क्लास लोगों को ये नहीं होता, टाइम नहीं होता इतना, मार्केट उनके पास पैसा बहुत है। और मैं एक मज़ेदार बात बताता हूँ इस ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग दो लोग भी करते हैं, एक जो सच में पैसा कमाना चाहते हैं और दूसरा जो अपने संतुष्टि के लिए और अपने लत के लिए करते हैं, अपने ईगो के लिए करते हैं। वो जो दूसरे नंबर के जो कैटेगरी होते हैं ना, जो दूसरे नंबर वाले, वही पैसा देते हैं एक्चुअली में। मुझे तो पता है भाई, मेरे पास फ्री फ्लोट में 10 करोड़ 15 करोड़ ऐसे 50 करोड़ पड़े हुए हैं। उसका कोई वैसा ज़रूरत भी नहीं है, या फिर चलो मुझे रोटेशन मुझे लगाना ही है, उनका रोज़ का काम है। तो क्यों ना मैं 12 लाख का कोई वैल्यू है। अगर आपके पास 100 रुपया तो 1 रुपया का कोई वैल्यू नहीं रहेगा वहाँ पे। 10,000 रुपया तो 10 रुपया अगर आपसे कोई मांग लेगा तो आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और लोग देते हैं, मैं तो देख के हैरान हो जाता था भाई, 12 लाख रुपया कैसे दे रहे हैं लोग। और वैसे वैसे टीम, मुझे लगता है ऐसे ऐसे 40 टीम रहते थे। और हर टीम का वहाँ पर एक्सप्लॉइट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था कि आपको पेमेंट 9,000 फिक्स्ड है और आपका KPI रहता था, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जिसको बोलते थे। और वहाँ पर आप कितना सेल्स जनरेट कर रहे हो, कितने पैसे आप ला रहे हो मार्केट से, कितने लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उसके बाद फिर आपका एक सर्टेन इतना का आप सेल कर रहे हो, उसका 5 या 2% आपका KPI बनता, वो आपका इंसेंटिव में जुड़ता था। और कितने लोग धुरंधर लोग भी है वहाँ पर भाई, ऐसे ही उनका इतना बड़ा एम्पायर नहीं चल रहा है और लोग कमा के दे भी रहे हैं कंपनी को। और वहाँ का कल्चर मुझे नहीं समझ में आता था। वहाँ पर लोग ऐसे गुटखा खा रहे हैं, ठीक है ना, और बात कर रहे हैं, और सर ट्रेडिंग में कैसा चल रहा है आपका? मैं बोला अरे भाई क्या अनप्रोफेशनल है, गुटखा खा करके बात कर रहे हैं सब, लेकिन फिर भी सेल्स लेके आ रहे हैं। सेल्स। आप देख के मैं बोलता हूँ कि भाई अगर तुम इतना अच्छा सेल्स कर सकते हो ना, व्हाई यू वर्किंग फॉर दिस कंपनी? आप अपना कुछ कर लो। और एवरीवन इज अ सेल्समैन यार, इवन मी, यू, एवरीवन। अमेजिंग। इन लोग किस कैटेगरी के लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं? मतलब फ़ोन नंबर हमारा कहाँ से मिलता है उनको? मुझे लगता है ब्रोकर्स लीक करते हैं, उसका अच्छा खासा पैसा मिलता है उनको। और सबसे बड़ी बात उसमें भी ये लोग काफ़ी सारा फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगाते हैं इन द सेंस कि ये हॉट लीड्स है, हॉट लीड्स, इसमें से पैसा आएगा। और इतने लोग हैं जो हाँ ठीक है, हाँ ना चल रहा है। लेकिन अगर आप बोलोगे ना कि ठीक है मैं ट्रेडिंग ज़्यादा, लेकिन आपको ना ट्रेडिंग के और ले करके आएंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे उतना उनका रेवेन्यू जनरेट होगा। मैं इसलिए बोलता हूँ बॉस, ट्रेडिंग मत करो, इन्वेस्टिंग करो। आपने पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई भी इंसान हो और अगर वो अपना ट्रेडिंग जर्नी चालू करना चाहता है, मैं बताता हूँ, मेरे पास 2,000 थे, ठीक है। मैं कॉलेज टाइम का बात कर रहा हूँ, उस समय जब मैं एपिक रिसर्च में जब था, सॉरी मैं नाम ले ही लिया हूँ बट आई थिंक या हम लोग ने 12 लोग 15 लोग जो थे, ठीक है, हम लोग ने डायरेक्टली एब्सकॉन्ड कर दिया था कंपनी को, डायरेक्टली छोड़ दिया, रातों रात वहाँ से हम लोग निकल गए, क्योंकि मुझे पता था ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी लोग, एक टीम मतलब निकल गई थी हमारे वहाँ से। मैं वहाँ से कुछ नॉलेज लिया हो। और सबसे बड़ी बात, जो लोग सेल्स वाले रहते हैं, जो लोग कॉल करते हैं, वो लोग एक्चुअली उन लोगों को पता नहीं होता कि वो स्टॉक कहाँ जाएगा, क्या होगा। वो सब कुछ सिस्टम में बना हुआ रहता है। उनका एक रिसर्च टीम रहती है, टेक्निकल टीम, क्या ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, वो चीज़ वो लोग जो है मतलब वहाँ पर कॉल्स वहाँ पर जाते रहते हैं। आपने जैसे ही अगर उनका एक रहता है सबसे पहले कि सर मैं आपको पहले स्टार्टिंग में फ्री कॉल्स दूंगा, फ्री कॉल्स इन द सेंस कि सर 1-2 दिन के लिए आप मेरा कॉल्स देखो कैसा है। कॉल्स इन द सेंस कि आपको कहाँ पर बाई करना है, सेल करना है, स्टॉप लॉस, ये वो डिस डैट, 2 दिन 3 दिन का आप दे सकते हो फ्री ट्रायल। उसके बाद तो जो अगर आप फ्री ट्रायल ले लिए तो आप पीछे पड़ जाएगा वो कि सर आप बताओ कैसा, क्या लगा क्या नहीं लगा। वो लोग कुछ ऐसा करते हैं, आधे लोगों को बोलेंगे ये खरीदो, आधे लोगों को बोलेंगे वो डिफरेंट है।
फाइनली हम लोग उतना ज़्यादा डार्क में हम लोग उस गंदे कंपनी में तो नहीं गए। है वो चीज़ जो आप बोल रहे हो ना, वैसा भी होता है। 50% 100% को दिया, 50 को दिया, 50 को बोला बाई करने के लिए, 50 को बोला सेल करने के लिए। जिनका लग गया 50% को अगर बाई अगर हिट हुआ, फिर 50% को उठा करके फिर उनको 100 में फिर वही 50-50 में फिर से डिवाइड करेंगे, फिर इनको बोलेंगे सेल करो, बाई करो, फिर उनको। और वही चीज़ें कर रही हैं बहुत सारे टेलीग्राम कंपनीज भी। वही टेलीग्राम पे जो चला रहे हैं ना, वो लोग भी वैसे ही करते हैं। कुछ ऐसे प्रीमियम के लिए 2-3 बंदे को ऐसे अलग से ऐड कर देंगे, इधर से अलग से ऐड कर देंगे। मतलब ये स्कैम होते ही रहेगा। और ऐसे भी बोला जाता है जहाँ पैसा है वहाँ स्कैम है ही। मुझे यही आपसे बात करते करते ना वो एक मूवी की याद आ गई। वो कोई ऐसा मैंने मूवी देखा था, ओके, आई थिंक वॉल स्ट्रीट मूवी Yeah. है। उसमें भी कुछ ऐसा ही सीन होता है, सब एक ही कमरे में बैठते हैं, मैं फोन बोलता करते हूँ हैं। यार, अगर आप नहीं देखे हो, देखो एक बार मूवी। मैं व्यूअर्स से बोलना चाहूँगा कि वो एक्चुअली दिखा रहा है, वो एक्चुअली ऐसा ही होता है। वो जो आप वॉल स्ट्रीट का बात कर रहे हो ना, वहाँ पर कैसे ऐसे फ़ोन्स लगे हुए रहते हैं। ये फ़ोन्स ऐसे बंदा बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वैसे ही वहाँ पर भी है। इंदौर का भी सीन कुछ वैसा ही है। एक फ्लोर पे ना ऐसे टेलीफोन लगा हुआ रहता है, कट कट कर बात। और ये नहीं, मोबाइल नहीं, टेलीफोन ही है वहाँ पर, अभी भी टेलीफोन ही चलती है। आप लगाओ, हेलो सर, ये सर, वो सर। अगर आपसे अगर लग रहा है कि हाँ वो बंदा में पोटेंशियल है, तो अपने सीनियर को फटाक से ट्रांसफ़र कर दो कि भाई इसको पिच करो, ये बंदे को पिच कैसे करना है। सामने वाले से पूछो, सर ट्रेडिंग में। अगर वो सामने वाला बोल देगा कि नहीं 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 मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, अगर वो खड़ाक से बोल देता है कि सर नहीं नहीं नहीं, मैं कहा नहीं सर, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, इतना तक उसको पूरा खंगाल पूरा ऐसे निकालना होता है उसमें से कि तो अगर कल हमें किसी का ऐसा फ़ोन आए तो उसे वो फ़ोन कट करना या उसे पहले तो कट ही कर दो। लेकिन अगर आपको उसकी मजा लेनी है ना, तो आप बोल दो कि सर पैसे ही नहीं है सर मेरे पास। अगर आपके पास ज़्यादा अगर कॉल आ रहे हैं ना आपके पास कि सर आपकी ट्रेडिंग कैसे चल रही है, कैसे चल रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो ना, तो पहले तो ब्लॉक कर दो। अगर नहीं भी अगर हो रहा है तो आपको बस इतना बोलना है। एक्चुअली क्या होता है उसमें सिस्टम होती है, अगर आप एक बार भी हाँ बोल दोगे ना, तो वो ना आपको ऐसे स्टार मार्क करके रख देंगे अपने सिस्टम पे। और आपको क्या होगा, रोटेशन आपका नंबर रोटेट होता रहेगा उनके सिस्टम पे। जैसे वैसे उठाएंगे ऐसे ऐसे, जैसे कैसे 2 ऐसे बकेट रहता है, ठीक है। एक बकेट में से फ्रेश रहता है और एक में इसमें से छाटा हुआ रहता है। अब इसमें छाटा हुआ जो नंबर रहेगा उसमें से फिर रिफाइन कर करके निकालेंगे, और वो सीनियर्स निकालते हैं वो नंबर। फिर वहाँ से उठा करके बोलेंगे सर आपकी कैसी चल रही, नहीं सर ये वो डीस डैट करके आपको कैसे भी ले करके आएंगे। लेकिन मैं अभी भी मुझे कॉल्स आती है, मैं पूछता हूँ भाई तुम्हारा क्या कैसा चल रहा है ट्रेडिंग तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, पहले ये बताओ टारगेट्स पूरे हो रहे हैं या नहीं, हाँ मैनेजर गाली दे रही है या नहीं समझ जाता है वो कि भाई आपको लगता है कुछ तो पता है इस बारे में 100% ये चीज़ से मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग ऐसे जो स्टॉक मार्केट या डीमेट अपना अकाउंट ओपन करके रखा है, उन लोग ये तरीके के कॉल से परेशान रहेंगे ही। राइट वो रहेंगे ही। तो एक डमी कॉल कर दे सर, एक हाँ, बहुत मज़ा आएगा। एक किस तरीके से एडवाइजरी कंपनीज फ़ोन करती है, हाँ तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, देखते हैं है। किस तरीके से आंसर करना चाहिए। ओके चलेगा। जैसे अगर लेट्स सपोज मुझे मुर्गा फंसाना है हेलो, हाय सर। यस, हाय, हुज दिस? सर मैं मनीष बोल रहा हूँ सर, दिस कंपनी से। हाँ सर आपकी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे चल रही है सर? स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भाई बहुत नुकसान हो गया। अरे सर नुकसान होता है तभी तो फ़ायदा होता है सर। सर नुकसान करोगे तो एक्सपीरियंस मिला है सर स्टॉक मार्केट से आपको। लेकिन तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बताऊँ? सर आपका नंबर मुझे मिला है, किसी खास ने दिया है। और आप सोचो आप लकी हो सर कि आपको एटलीस्ट कोई गाइड करने वाला रहेगा। अभी मैं आपका सिचुएशन को समझते हुए आपको मैं अच्छे से बता सकता हूँ। आपका जो लॉस हुआ है वो मैं आपको रिकवर करवा सकता हूँ सर। आप ये चीज़ के बारे में सोचो, कितना लॉस हो गया सर वैसे आपका? ये बात तो सही है, लेकिन पहले ये बताइए फ़ोन नंबर कहाँ से मिला आपको? मैं बताया तो सर, बहुत खास आदमी ने दिया है। अच्छा, तो आप मेरा पूरा लॉस रिकवर करवा के दे सकते हो? बिल्कुल करवा सकता हूँ सर, बस आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा बस। लेकिन आप पे ट्रस्ट कैसे करें? सर अभी तो कॉल किया है सर, अब आपके साथ बातें होंगी और सब कुछ। और ऐसा नहीं है सर, हम लोग सेबी से रजिस्टर्ड है सर। सो आपको अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपका सेबी रजिस्टर्ड नंबर में आपको बता सकता हूँ। अच्छा, सेबी रजिस्टर्ड हो और आप इस तरीके से एडवाइस करते हो? यस सर, हम लोग कर सकते हैं सर, इट्स लीगल। ओह अमेजिंग। तो बताइए क्या करना रहेगा? सर कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको कुछ पैकेज बता रहा हूँ सर। ऐसे ठीक है सर, पैकेज तो होते रहेगी। पहले आप ये बताओ सर, कितना इन्वेस्ट कर लेते हो सर? वैसे आप कितना करते हो सर?
वैसे तो चलता है, देखो डेली ट्रेडिंग कुछ अराउंड 50-60,000 के आसपास करते हैं। 50-60,000 तो सर या ट्रेडिंग इंट्राडे करते हो या इंट्राडे ओके 50-60,000 कितना का लॉस हो गया था सर वैसे? देखो 3-4 बार मैंने किया ट्राई और अराउंड 1.5-2 लाख के आसपास तो मेरा तो लॉस हो बहुत चुका कम है सर, बहुत कम है ये 1.5-2 लाख तो सर बहुत कम है। यहाँ पर काफ़ी लोग सर लॉस कर लेते हैं और उसके बाद सर दुगना पैसा ऐसे आ जाता है। ये तो सर बहुत कम है आपका लॉस। ये तो मतलब मुझे लगता है सर अगर आप सही से काम करोगे ना, हमारे साथ जुड़ोगे ना, तो वो 1 महीना सर छोड़ो 15 दिन के अंदर आपका हो सकता है सर हो सकता है, होगा नहीं सर, हो सकता है। अमेजिंग मतलब इतनी प्रॉपरली भाई, सारी चीजें आप बता रहे हो कि लोग मान ही जाएंगे। करेक्ट राइट। हाँ लेकिन ये एक चीज है, हो सकता है होगा या नहीं होगा, एक कार्ड कमिट ऑन दैट है। वो बोलते ना, वो क्या मन में लड्डू फूटा। और सामने वाला बोलता भी है ना, मैं बताता हूँ, मैंने तो इतना एक्सपीरियंस किया लोगों का, लोगों से ऐसे ऐसे पूछता था, मतलब लोग काफ़ी लोग, मतलब मैं ऐसे इमोशनल भी हो जाता था यार। काफ़ी लोग बोलता था कि सर मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं लॉस करवा चुका हूँ सर, ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी है सर। लोन ले करके लोग ट्रेडिंग करते थे, सबसे पैथेटिक चीज़ है। मैं बोलता हूँ सबसे वर्स्ट काम क्या कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में? लोन लेकर के ट्रेडिंग करो, सबसे खराब चीज़ है। मतलब ये जो आजकल कलर ट्रेडिंग ऐप और ये सब जो चल रहा है ना, हाँ वो तो खैर स्कैम है ही 100%, लेकिन अगर आप लोन लेकर के ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आप खुद तो जा रहे हो, अपने फैमिली को भी ट्रबल में डाल रहे हो। तो ये तो सेबी से रजिस्टर्ड है बॉस, और हमेशा ऑडिटिंग होता है ना, इस वजह से ये लोग इतना रूल एंड रेगुलेशन के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है ना, वो डायरेक्टली बोलते हैं, अरे सर करवाता हूँ ना सर, आप 4 दिन मेरा कॉल देखो, 5वां दिन में आप खुद उछल के आओगे, ऑफिस नहीं आओगे तो मेरा नाम बदल देना सर। ऐसे बोलते हैं वो लोग। कॉन्फिडेंस, क्या कॉन्फिडेंट रहता है उन लोगों में, आप देखोगे तो बोलोगे अरे भाई साहब, लाइफ में कुछ ऐसे 5% भी कॉन्फिडेंट आ जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाऊँ मैं लाइफ में। ऐसे ऐसे लोग हैं। नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें फिर अमाउंट आपके हिसाब से क्या रहता रहेगा? मतलब एक मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि इस तरीके की कंपनी ने अब तक आपके हिसाब से कितना रुपया बना लिया रहेगा एडवाइजरी के एडवाइजरी के देकर? हिसाब से ये तो बोलना मतलब भी एक अगर मैं किसी एक महीने की, हाईएस्ट महीने की आपकी अगर सेल्स देखूँ, या आपकी पूरी टीम की पूरे, आपको पता नहीं रहेगा कंपनी कितना बॉल पार्क नंबर दे रही है क्लाइंट को। लेकिन यहाँ पर बात कैसा है कि आप ही बेच रहे हो, ठीक है, और आपकी कंपनी को पता है कि आपने इतना क्रॉस किया, ठीक है, यानी आपने बेचा, आपके मैनेजर को आप पूरा सेलिब्रेट कर रहे हो। तो मुझे लगता है एक टीम, मुझे लगता है डेली का, ऐसे इन लोगों का हर मंथ का KPI, जैसे मैंने आपको बताया KPI रहता है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव्स मिलती है। तो कंपनी, तो जितने भी एम्प्लॉय रहते हैं वो लोग तो ऐसा नहीं सोचते कि कंपनी के लिए कर रहे हैं, वो लोग सोचते हैं अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनका इंसेंटिव जुड़ा हुआ रहता है। मैं बता रहा हूँ ना, एक बंदा एक दिन में एक क्लाइंट 12 लाख रुपया पेमेंट करता है, 12 लाख 15 और लाख ऐसे पूरे महीने में कितना होता रहेगा पूरी टीम का मिलाकर? करोड़ों रुपया। ये जो स्टॉक मैनिपुलेशन है ना, ये लोग अगर 4 कंपनी मिल करके अगर करना चाहे ना, आप देखते होगे कोई स्टॉक ना ऐसे भागते हैं, ऐसे 5%, 10%, कुछ फंडामेंटल्स नहीं है यार उनका। आप उनका देखोगे ना तो कंपनी डेट में है, कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखोगे तो कंपनी वर्किंग कैपिटल डेज जो है कंपनी का वो बढ़ रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रही है। अब जब इन्वेंट्री बढ़ रही है कंपनी की, तो भाई मतलब सेल्स डिमांड नहीं है ना, उस पर्टिकुलर कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बिक नहीं रहा है, इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। अब इन्वेंट्री देखो, पहले सिर्फ आज के डेट में ROE देख लेंगे, PE रेशियो देख लेंगे, अरे वाह भाई मैंने रिसर्च कर लिया, कंपनी बहुत बढ़िया है। नहीं भाई, PE रेशियो कुछ भी नहीं है, PE रेशियो कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर आप PE रेशियो देख रहे हो ना, PE रेशियो इज जस्ट लाइक नथिंग। PE रेशियो होता क्या है? PE रेशियो में आप क्या देखते हो कि अभी करेंटली जो प्राइस चल रहा है और अर्निंग प्राइस है उसको डिवाइड करते हो, राइट? तो EPS जो है, ठीक है, जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, वो बढ़ता है कब है? अगर कंपनी ने, लेट्स सपोज कभी कंपनी ने अपना एसेट बेच दिया, अब बिजनेस सही नहीं हुआ, अपना एसेट बेच दिया, उनको अदर इनकम हो गई कंपनी को, और उसको पैट में दिख गया, ठीक है, उससे EPS बढ़ गई कंपनी का, EPS बढ़ा यानी कि P कम हो गया। उस पर्टिकुलर टाइम में हो सकता है P 5 का दिखा रहा हो। अब काफ़ी लोग चिल्लाने लगेंगे, अरे भाई इंडस्ट्री का P देखो भाई 30 का है और इसका देखो भाई 5 का, अरे क्या अंडर वैल्यूड स्टॉक है भाई, 1 नंबर है। लेकिन अंदर खंगाल के देखना होगा ना, आप उसको देखो ना कि अदर इनकम भी हुआ है क्या कंपनी को, इसके वजह से उसका EPS बढ़ा हुआ है, P डाउन हो गया है। उससे अच्छा आप पेग रेशियो देखो। पेग रेशियो में क्या हो जाता है कि पेग रेशियो में उसमें ग्रोथ भी ऐड हो जाता है। लाइक अगर कंपनी दोनों का P सेम है, अगर इसका एक
पेग रेशियो कम है 1 से, इसका मतलब कंपनी वहाँ पर सच में अंडर वैल्यूड है। लेकिन सिर्फ वो भी एक एक्सपेक्ट नहीं देखना है, वो भी एक सिर्फ वही पैरामीटर नहीं देखना है। तो ये सब चीज़ें हैं। पैग रेशियो होता है क्या? पैग रेशियो होता है जैसे जो पी है उसको अगर आप डिवाइड कर देते हो, ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ से, वो हो जाता है पेग रेशियो। पी डिवाइडेड बाई ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ ओके। कंपनी की जो परसेंटेज रहती है। ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से उठ करके आया हूँ यहाँ पर। क्या होता है, इनका सर्टेन 4-5 ऐसे क्लाइंट्स रहेंगे और सिर्फ एक कंपनी नहीं, ऐसे 2-4 कंपनी अपने में कोलैब कर लेंगे जिनके पास अच्छा खासा मालदार पार्टी बैठा हुआ है, 100 करोड़ 50 करोड़ के पास। और उसके बाद फिर उनके पास भी 40-50 करोड़ वाले हैं और 1-2। अब सोचो इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा फंड कोई एक स्टॉक में लग जाए, एक पेनी स्टॉक का बात कर रहा हूँ। आप रिलायंस में तो उठा करके डाल दो 4 या 10 कंपनी डाल दो, साला वो हिलेगा नहीं जल्दी। करेक्ट। लेकिन इतना छोटा स्टॉक में जिसका मार्केट कैपिटल 500 करोड़ है, 400 करोड़ है, 100 करोड़ है, वो तो ऐसे मिल्खा की तरह भागने लगेगा वो स्टॉक। वो अगर 5 करोड़ मतलब मान के चलिए, अगर उसमें अगर आप 10 करोड़ 15 करोड़ भी डाल देते हैं ना, तो 4 दिन तो सर्किट पे ही सर्किट जाएगा वो। अब बात कैसा, वो तो खरीद रहे हैं, बेचने वाला भी होना चाहिए, और बेच रहा है तो खरीदने वाला भी होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए वो मार्केट में थोड़ा बज़ क्रिएट करते हैं कि भाई ये स्टॉक ले ले भाई, रॉकेट होने वाला है। पहले इन्होंने अपना ट्रस्ट जीत लिया है लोगों के पास कि हाँ यार देखो मैंने इतने सारे स्टॉक्स की एडवाइस दी, उसमें प्रॉफिट हुआ है, तो अब मैं जो बोलूँगा वो तो सच होना ही है। और वो लोग भी सामने इतने एक्साइटेड है कि हाँ यार ये बंदे की सारी एडवाइस सच हो रही है। वो जो क्लाइंट्स बना के रखे जिनके पास पैसा है, वो लोग वहाँ से पैसा उठाते हैं और स्टॉक में डाल करके स्टॉक मैनिपुलेट करके दोनों कमाते हैं। कंपनी भी कमाती है, वो तो 40 लाख रुपया भाई ठीक है, वो तो ले कर रख ली, पहले ही रख ली है वो। Correct. और बाकी वो प्रॉफिट से कमाएंगे। वो अगर एडवाइजरी के लिए आपको 40 लाख रुपया दे रहे हैं, तो आप सोचो कि 40 करोड़ रुपया कमाएंगे तब जाकर के उनका पैसा वसूल होगा ना। अगर आज जब मैं आईटी कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं कमा रहा हूँ जितना, उसका दुगना अगर लेट्स सपोज अगर मुझे रिटर्न कमा रही है कंपनी, तभी तो मुझे उससे पैसा दे रही है। इन लोगों को पकड़ना, ट्रेस करना पॉसिबल है? क्योंकि कुछ लोगों के अगर पैसे डूब गए हैं तो कोई तो ऐसा चाहेगा कि हाँ यार उनको जाके पकड़ूं मैं। है वो चीज़। काफ़ी लोगों का पैसा रिवर्ट हो रहा है उस पर। अगर आप सेबी के अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, अगर आपके पास ऐसा कुछ है जिसमें आपके साथ स्कैम हुआ है, तो वहाँ पर आप क्वेरी डाल सकते हो। अब कितना उसमें सेबी कितना एक्शन लेती है, आई कांट कमिट ऑन दैट, बट या आप ये चीज़ है वहाँ पर। अगर हमारे कोई व्यूअर है जो लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज स्टूडेंट है जिसने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, महीने के मेहनत करके लेट्स से फॉर एग्जांपल 2, 5, 10 हज़ार रुपया वो कहीं ना कहीं से बचा रहा है, तो आपके हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें कहीं ट्रेडिंग या टेक्निकल या फंडामेंटल सीख करके खुद वो सारी चीज़ों में कूदना चाहिए, या आपके हिसाब से कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर डालना चाहते हो, आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, बेस्ट टाइम है। कोई अगर आपको बोले ना कि भाई अभी तू पढ़ाई पे ध्यान दे, स्टॉक मार्केट चलते रहेगा, ये वो, गलत नहीं बोल रहा बंदा, उसको गलत मत समझो। लेकिन साथ में अगर आप स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा थोड़ा करके अगर आप मैं ट्रेडिंग के बारे में नहीं बोल रहा, आप ट्रेडिंग मत करो, लेकिन जो फाइनेंस से बंदे हैं, जो कॉमर्स से उनका बैकग्राउंड कॉमर्स है, उसमें आप पढ़ रहे हो बैलेंस शीट क्या है, अकाउंट्स कैसे मैनेज होती है। हालांकि मैं उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं मुझे, लेकिन एक चीज़ है, मुझे एक रिग्रेट भी लगता है यार कि मैं कहाँ इंजीनियरिंग कर लिया अभी। आज के टाइम में ऐसा ही है। अगर आपके पास पैसे हैं 2-4 हज़ार 5 हज़ार, तो आप धीरे धीरे पैसा डालने से पहले रिसर्च करो। रिसर्च इन द सेंस कि आप सबसे पहले देखो कि कंपनी कैसे काम करती है, आईपीओ कैसे आते हैं, कंपनी को प्रॉफिट कैसे होती है। और मैं बोलता हूँ ना कि इतने बड़े लेवल पे मत देखो, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो, फेस करना पड़े। छोटे लेवल पे देखो, चल जाओ, बैठ जाओ, अपने पापा का गल्ला होगा, अपने पापा का दुकान होगा, दोस्त का तो होगा, ठीक है, आपके पापा अगर जॉब करते होंगे तो, या फिर सर्विस में होंगे, तो फिर किसी दोस्त के यहाँ बैठ जाओ। कुछ नहीं है यार बिजनेस। MBA बोलते हैं ना, मैं MBA को क्या बोलता हूँ, माल बेचना आ गया बस। ये एक अलग डेफिनेशन है। हाँ, MBA माल बेचना आ गया। करेक्ट। हाँ, अगर आपको सेल्स आ गई ना, बस। हाँ, अगर आपको बेचना आ गया किसी चीज़ को, आप ऑलरेडी हिट हो बॉस।
करेक्ट। तो अब क्या है उसमें, कैसा है मैं बताता हूँ। वो जो चीज़ है, अगर आपके पास, आप बैठ जाओ बिजनेस को देखो। बिजनेस में क्या होती है, आप माल खरीद रहे हो, खरीद करके ला रहे हो, ठीक है, आप उसको बेच रहे हो, कस्टमर ला रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है। आपका माल नहीं बिकेगा, देखोगे धूल लग रहा है। अरे ये धूल क्यों लग रहा है भाई? माल शॉर्ट, यानी कि इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है माल बिक नहीं रही है। क्यों नहीं बिक रही है? कस्टमर देखो, प्रोडक्ट देखो। आप शार्क टैंक को देख रहे हो ना, शार्क टैंक सिर्फ लोग ना ऐसे चाय नाश्ता करने के लिए देखते हैं, ठीक है। अरे भाई कुछ तो लगाओ ऐसे इस तरह से, हाँ हाँ, अरे भाई क्या बोल दिया, भाई क्या बोल दिया, अरे क्या खतरनाक है, रश्नीर ग्रोवर ने ये बोल दिया, अरे भाई क्या बोल रहा है बंदा, वो देखो। वो कंट्रोवर्सी वाला पार्ट ज़्यादा लोग एंटरटेन करते हैं। बंदा क्या बोल रहा है बिजनेस के बारे में, कितना कुछ ये लोग इतना इन डेप्थ जाते हैं। खासकर मैं इनको बताता हूँ, अनुपम मित्तल, और वो बंदा मतलब यार आई डोंट नो, मतलब क्या, मुझे लाइफ में एक बार उनसे भी मिलना है। उनका क्या इन डेप्थ, मैं सारे शार्क में से मेरे फेवरेट शार्क अनुपम मित्तल है, क्योंकि उनको इतना इन डेप्थ पता रहता है ना बिजनेस के बारे में। और वो मुझे लगता है ऐसा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं होगा जो उनको पता नहीं होगा। बहुत डीप डाइव जाते हैं। इन्होंने इतनी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखा है। इन्वेस्ट किया है, वही मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली। हर छोटी बड़ी चीज, अप्स डाउन, सब चीज उन्होंने देखी हुई है। राइट। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको इतना कुछ पता होता है बिजनेस के बारे में। और आपको क्या पता रहता है जब आप इन्वेस्ट करते हो तो ROC ROE बस इतना देख के आप खुश हो जाते हो। मेरे ख्याल से तो वो भी नहीं देखते आजकल, सब व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टा ग्रुप पे देखते हैं कि चाहिए हाँ, ना, इंस्टेंट चाहिए। मैं बताता हूँ, सबसे पहले देखो कंपनी करती क्या है। कंपनी को सिर्फ ऐसा नहीं है कि screener.com पे चलेगा और वहां पर देख लिए, नहीं, कंपनी का वेबसाइट जाओ। कंपनी के वेबसाइट में जाने के बाद वहां पर देखना होता है कि कंपनी का वेबसाइट किस लेवल का है। आप एक बार इन्फोसिस का वेबसाइट जा करके देख करके आओ, TCS का वेबसाइट देख करके आओ, LTI का, LNT का देख करके आओ। और फिर अगर आप आप कंपैरिजन कर रहे हो ना बॉस, आप देखो बड़ी कंपनी का, और उसी में अगर कोई छोटी कंपनी सेम सेक्टर में काम करती है उसका देखो, और उसका विजनरी पढ़ो। जो बंदा है जो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, आपको तो क्या करना है, आपको तो गाड़ी में बैठना है ना। इन्वेस्टिंग इज लाइक कि आप वहां पर बैठे हुए हो, गाड़ी तो चलाना मैनेजमेंट को, राइट। तो आपको ड्राइवर के बारे में पता होना चाहिए ना पहले तो, ठीक है। ड्राइवर के बारे में पता होना चाहिए ना कि आपका ड्राइवर कितना स्किलफुल है, कि आपको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकता है या नहीं। तो आप ड्राइविंग लाइक इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप कुछ नहीं ऐसे आप खोल रहे हो, बैठ गए, अगर वो साला स्कैमर निकल रहा है, हाँ, चला जाएगा पैसा। तो आप पहले मैनेजमेंट के बारे में पढ़ो, कितना वेल एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है, सॉरी। और उसके बाद फिर वो हो गया, प्रोडक्ट्स देखो कंपनी के। अब प्रोडक्ट्स को लिंकअप करो अपने गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट से लिंकअप करना बहुत ज़रूरी है। आज बताता हूँ, टाटा मोटर्स 80 रुपया 40 रुपया में ना कोई पूछता नहीं था शेयर उस टाइम, 2020 का बात कर रहा हूँ। आज 1000 के पास चल रहा है, 1000 के आसपास चल रहा है, और आज भी अंडर वैल्यूड। अगर और ज़्यादा गिरता है तो और ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो जाएगा। अभी भी अंडर वैल्यूड ही है मैं बोलूँगा, जितना विज़न है कंपनी का। हालांकि देखा जाए तो वो एक अलग एस्पेक्ट में, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ अंडर वैल्यूड है, इन द सेंस कि उसमें बहुत सारा चीज़ें डीप डाइव करना पड़ेगा। क्योंकि अभी कैसा, उनका काफ़ी सारा मार्केट खाने के लिए लोग बैठ रहे हैं। ऑलरेडी 68% के मार्केट शेयर पर बैठा हुआ है EV में, लेकिन अभी महिंद्रा अभी चुप है। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, टाटा मोटर्स को टक्कर देने के लिए एक और बहुत बड़ा मार्केट में आने वाला है, मारुति सुजुकी। वो अपना EV लाने वाला जल्द ही, और वो अगर आया ना, मुझे लगता है कि बहुत गंदे तरीके से टक्कर दे सकता है टाटा को, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत अग्रेसिवली प्राइस में, और आज के टाइम में मैं देखता हूँ कि लोगों को अब धीरे धीरे अवेयर हो रहा है, लोगों को सेफ्टी के बारे में काफ़ी लोग अवेयर हो रहे हैं। लेकिन अभी भी मारुति सुजुकी ना सेफ्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता है, पैसा को देता है, क्योंकि पता है मेंटालिटी मिडिल क्लास का। ट्रू। और माइलेज को टॉप रखता है। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, वो चीज़ देखो, प्रोडक्ट देखना ज़रूरी है। अब इतना कर लेने के बाद, फंडामेंटल कर लेने के बाद, फिर आप स्क्रीनर पे आओ, फिर आप देखो कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी कितना दिन तक उनका इन्वेंट्री रोटेशन हो रहा है। ये सब बहुत ज़्यादा मतलब इतना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप ये सब चीज़ आराम से देख सकते हो। P रेशियो देखो करेंटली, पेग रेशियो देखो, जैसे मैंने आपको बताया पेग रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेग रेशियो आप ज़्यादा देखो। ROE देखो, ROC देखो, वो सब भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। लेकिन साथ में सिर्फ वही देखने से काम नहीं चलेगा। प्रोमोटर देखो, अब बहुत बार क्या होता है कि प्रोमोटर ने बेच दिए,
प्रमोटर मतलब कौन? प्रोमोटर मतलब जो कंपनी को जो कंपनी में पैसा लगा है, जिसका कंपनीज है, फाउंडर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे अब रिलायंस हो गया, रिलायंस में प्रोमोटर्स हो गए, रिलायंस के कितने सारे ग्रुप्स हो गए। अब जैसे टाटा की भी जो सब्सिडरी कंपनी है, उसके अगर आप प्रोमोटर्स देखोगे तो कभी जैसे टाटा टेक का प्रोमोटर कौन था? मतलब बेसिकली जिसने स्टार्ट किया उसका खुद का कितना इन्वॉल्वमेंट है उसमें। एग्जैक्टली जो कंपनी के बारे में जान रहा है, जो वो उसको इनसाइडर पता है ना। अगर आज मेरा गल्ला है, मुझे पता है कि हाँ ठीक है, अभी मेरे पास अभी हाँ मुझे ये क्लाइंट आने वाला है, या फिर मुझे अभी ये नया मैं CNF लेने वाला हूँ इस कंपनी का, उससे मेरा प्रॉफिट डबल हो सकता है, तो मुझे तो ज़्यादा पता है ना कंपनी के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात, अगर प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे तो वेल एंड गुड। लेकिन बोला जाता है ना कि हर एक चीज़ का स्टॉक मार्केट में ना बॉस 2+2 4 ऐसा कुछ रूल नहीं है। ऐसा कुछ रूल नहीं है, रूल ऐसे चेंज होता रहता है। ये केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, राइट? केमिस्ट्री में भी सेम कहानी है। एक्सेप्शन जो आता है ना, ये पूरा एक्सेप्शन ही है। एक्सेप्शन यहाँ पर भी एक्सेप्शन ही है। मैं बताता हूँ एक्सेप्शन कहाँ जाता है। जैसे आपने उज्ज्वल फाइनेंस बैंक जो है, प्रोमोटर चले गए तो क्या खत्म हो गया कंपनी? नहीं। बैंक में आपको, अगर आप फुल मेन स्ट्रीम बैंक बनना चाहते हो तो आपको प्रोमोटर आप 100% नहीं रख सकते। 25% है कि समथिंग है। मुझे भी लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है शायद 25% मिनिमम रख सकते हैं, या फिर वो भी नहीं। क्योंकि जो अभी यस बैंक में जो राणा कपूर ने किया था, राइट, तो वहाँ पर स्कैम होने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी था। उनके पास शेयर्स ज़्यादा थे, आई मीन टू से कि उनके पास कंट्रोलिंग स्टेक था, तो वहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे बैंक को, राइट। लेकिन वो सब चीज़ें ही ना रिटेल को फंसाता है, वहाँ पर स्कैम होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए सेबी ने नियम निकाला है ये चीज़ कि आप कंट्रोलिंग स्टेक नहीं रख सकते हो। तो वहाँ पर अगर आप बोलोगे कि आप छाती पीटने लगे कि भाई ये प्रमोटर चला गया, मैं क्या करूँ, नहीं, वहाँ पर आपके लिए प्रमोटर गया है। तो वो सब चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो वो सब चीज़ हो गया, तो आप धीरे धीरे इस चीज़ को नॉलेज गेन करो, और धीरे धीरे फिर और क्या करो, स्टॉक में पैसा लगाओ। पहला चीज़, पहले ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगाइए। ब्लू चिप क्या होती है? ब्लू चिप कंपनी जो लार्ज कैप कंपनीज है, जो फिर निफ्टी 50 में कोई भी स्टॉक उठा करके आप देख सकते हो। निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनी। टॉप 50 कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में, लाइक वो इंडेक्स है जो आपके स्टॉक, जो इंडियन स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। और हर साल उसमें चेंजेस होते हैं, हर साल चेंजेस होते हैं। मतलब लेट्स सपोज आपके पास आलू का बोड़ी है, ठीक है, 50 आलू की बोड़ियाँ हैं, और 2-4 आलू देख रहे हो कि नहीं सड़ रहा है, तो आपने क्या किया, वो उठा करके और नया फ्रेश आलू डाल दिया। तो वैसे होता है। ये लिस्ट कहाँ से मिलेगी? लिस्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, NSE के वेबसाइट पे मिल जाएगी, वो सारे कंपनीज के लिस्ट। या फिर अगर आपके पास डीमैट अकाउंट आपके पास ऑलरेडी है, तो आप कोई भी ब्रोकर के ऐप में भी आप देख सकते हो। वहाँ पर सारे 50 कंपनीज आपको दिख जाएगी। वो जो बिजनेस आप जिस पे इन्वेस्ट करने वाले हो उसको आप कनेक्ट करो गवर्नमेंट के स्कीम से। इसलिए मैं बोल रहा था कि टाटा मोटर्स 40 के आसपास चल रहा था, आज देखो 1000 के आसपास है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट EV को इतना बढ़ावा दी और उसके वजह से कंपनी रॉकेट हो गई। तो अभी नेक्स्ट जो आने वाला है, नेक्स्ट मुझे लगता है आने वाला टाइम में डेटा बहुत बड़ा और भी बड़ा हो सकता है। अभी तो रिलायंस भी क्लाउड बना रहे हैं। रिलायंस ऑलरेडी बहुत पहले क्लाउड बना चुका है ना, उनका है ऑलरेडी। वो एक्चुअली कैसा है ना, रिलायंस का चीज़ें क्या है ना, वो इतने सेक्टर में इतने चीज़ों में इन्वॉल्व है, लेकिन शेयर सिर्फ एक है मेनली जो रिलायंस अपने आप में ही जो होल्ड करती है। अगर आपको रिलायंस में, अगर आपको लेट्स सपोज रिटेल में लगाना, रिलायंस रिटेल में लगाना, फिर भी आपको रिलायंस इंडस्ट्री में ही पैसा लगाना पड़ेगा। अगर वो डीमर्ज करती है ना, तो वो तो अलग ही लेवल पे वो जाएगा यार, वो तो मतलब राइट। सो बेसिकली इस तरीके से हमें कंपनी चूज करनी है। एग्जैक्टली। और गवर्नमेंट से कनेक्ट करना है, सबसे बड़ी बात। अगर गवर्नमेंट जहाँ पर ज़्यादा झुकाव है, अभी सेमीकंडक्टर को लेकर के गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, तो उसमें जो कंपनीज आप देख रहे हो कि कंपनी अग्रेसिवली काम कर रही है और गवर्नमेंट से PLI स्कीम मिलने का ज़्यादा चांसेस है, उसमें से आप ब्लू चिप कंपनी देखो। अगर आप नए हो तो, अगर आप मंझे हुए खिलाड़ी हो तो उसमें छोटे कंपनीज देखो, क्योंकि छोटे कंपनीज का चांस ज़्यादा होता है मार्केट शेयर कैप्चर करने का। वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकती है, आपके पैसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो सकते हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनी ऑलरेडी है वो और कितनी ही बड़ी होगी ना। करेक्ट। तो वो चीज़ देख सकते हो आप। फिर प्लस आपको एक बार में पैसा नहीं लगाना है। अगर स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना ज़रूरी है। पेशेंस लोग बोलते हैं लेकिन रखते कोई नहीं है। 2-4% गिर गया तो बाप रे बाप क्या हो गया, नहीं। आप स्टॉक मार्केट में तभी पैसा लगाओ जब आप अपना पोर्टफोलियो को -20% एटलीस्ट देख सकते हो। अगर आपको अगर 5% में ही, अगर आप 5% में पसीना चलने लगा ना, तो आप स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है।
बता रहा हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई, क्योंकि आज बहुत सारे लोग एकदम भले लगाएंगे 1,000 रुपया, लेकिन 1,000 रुपये के ऊपर रोज देखते रहेंगे, अरे यार रोज देखते रहे। 999 हो गया, अरे 998 हो गया, अरे 2 रुपया कम गया, 3 कम हो गया। तो ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बता दी कि अगर 20% आपका पैसा वेनिश हो जाए, उतना कैपेसिटी आपका है, हाँ तो ही आप इसमें जाओ। एग्जैक्टली अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 20% माइनस नहीं देख सकते हो ना, आओ ही मत। ये ऐसा गुरु है स्टॉक मार्केट, मैं इसको स्टॉक मार्केट को एक और नाम देता हूँ, रिग्रेट मार्केट करके क्योंकि आप बाई करो चाहे सेल, रिग्रेट आपको होना ही है। अगर आप बाई कर दिए और स्टॉक भाग भी गया तो भी आपको रिग्रेट होगा, यार 5 ही क्वांटिटी लिया था यार, 10 ले लिया होता ना तो और ज़्यादा प्रॉफिट होता। और अगर आपने लॉस गया तब तो रिग्रेट ऑब्वियसली बात होगा ही, कह रहे मैंने क्यों ही लगाया। तो ये रिग्रेशन चलते ही रहेगा, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये रिग्रेट ना हो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी आज की तारीख में भी हम किसी से बात करेंगे, समझो कोई एल्डरली पर्सन रहेंगे, कि अरे यार उस टाइम पे अगर मैंने रिलायंस ले लिया होता ना तो आज ये सिचुएशन होता, या उस टाइम पे मैंने IRFC ले लिया होता, या कोई भी कंपनी का शेयर ले लिया होता तो आज ये सिचुएशन होता। तो उनको रिग्रेट हमेशा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज मुझे कैसे पता चलेगा कि कल ये कंपनी आगे बढ़ने वाली है। तो क्या ऐसे चेक पॉइंट्स रहेंगे अगर मुझे किसी भी कंपनी के लीज डाउन करने हैं, जैसे आपने अभी बताया कि PE रेशो या पैग रेशो, या क्या ऐसे पॉइंट्स रहेंगे अगर आज एक कंपनी मैंने सेलेक्ट कर ली, ये कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो उनके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें चेक करनी है? और मुझे नंबर्स के साथ बताइएगा कि अगर इससे ज़्यादा रेशियो है या इससे ज़्यादा परसेंटेज है तो इट्स अ गुड कंपनी। ओके, अगर पहली बात ये है कि किसी को भी नहीं पता हो सकता है और कोई भी वैसे पता कर नहीं सकता है कि वो कंपनी आगे चल करके कितनी बड़ी बन सकती है या कितनी छोटी हो सकती है। आप अनुमान लगा सकते हो, लेकिन पता किसी को नहीं होता। मैं बताता हूँ, किसी को नहीं, भनक तक नहीं था कि यस बैंक में ये चीज़ से चल रही है। रातों रात पता चला और विद इन 3 और 4 मंथ्स कंपनी का स्टॉक 400 से गिर कर 5 रुपये तक आ गया था, और उसको सेबी ने, RBI ने बचाया, सारे बैंक्स से मिल करके, तब जा करके वो आज भी 25 के आसपास चल रहा है, और 16 के आसपास आया था 5 रुपये पर गिर करके। पहला चीज़। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको कंपनी में लगाना है पैसा, ठीक है, कोई आपको बता रहा है कि ये कंपनी रॉकेट हो सकती है, उसको भी नहीं पता है बॉस। करेक्ट, किसी को नहीं पता है। सबसे बड़ी बात ये भ्रम को पालना बंद करना होगा। जो रिटेलर्स को, जो लोग स्टॉक मार्केट में नए आए हैं, भरोसा करना बंद करो। भरोसा करना है अपने आप पे करो, अपने एनालिसिस पे करो और अपने स्किल्स पे करो। वहाँ पर से जो आपको इंस्टिंक्ट आएगा ना कि अरे हाँ, जो कन्विक्शन आएगा ना, ये जो कन्विक्शन मैंने जो वर्ड बोला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। क्या होता है, अगर मैं बोल दिया कि भाई ठीक है, मुझे अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये शेयर बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है, आपको भी लगा मेरे हिसाब से कि हाँ ठीक है ये बंदा पे ट्रस्ट है, लग सकता है, और वो 20% गिर गया उस दिन, फिर आप मुझे क्या बोलोगे, अरे ये स्कैमर है, इस साला इसको कुछ आता पता है नहीं है, कैमरा ऑन करके कुछ भी बड़ा बड़ा कर देगा, इसके बारे में मत बोलना, साला लॉस हो जाता है। और उसके बाद फिर वो स्टॉक आपने बेच दिया जब वो 20% गिरा, और उसके बाद फिर कुछ हो सकता है, कुछ मार्केट में चल रहा होगा, लाइक वॉर का सिचुएशन। आपको पता है आजकल ज़्यादा ग्लोबल पॉलिटिक्स ज़्यादा चल रहा है, राइट। लोगों को पता है बाई कब करना है, सेल कब करना है, ये किसी को नहीं पता है। करेक्ट, इसके बारे में कोई बता ही नहीं रहा है। मैं बताता हूँ सेल कब करना है। अगर आपका स्टॉक फाइनली अगर ऐसे फॉल हो रहा है ना, पहले आप ये चीज़ चेक करो कि आप ही का स्टॉक फॉल हो रहा है कि सबका हो रहा है। उस पीयर्स की सारी कंपनीज गिर रही है। अगर स्पेसिफिकली आपकी ही कंपनी गिर रही है और बाकी सब अच्छे कर रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ झोल है। अब झोल के बारे में पता करने के लिए आप बाकी टेक्निकल में, आप जैसे आप पूछे ना क्या क्या देख सकते हैं, आप वहाँ पर फिर आप आओ। पेग रेशियो देखो, पेग रेशियो 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, 1 से कम देखो, बढ़िया है, अंडर वैल्यूड है। पी रेशियो एटलीस्ट नहीं तो 20-25। एक्चुअली पी रेशियो का कुछ मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पी रेशियो देखो ही मत। पी रेशियो होता क्या है, थोड़ा डिटेल में बता सकते हो? पी रेशियो मतलब होता है कि कोई भी कंपनी से जो स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अगर आप EPS करते हो, उसका पी रेशियो निकल जाता है। पी रेशियो में क्या प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पी रेशियो जब आप देखते हो, जब कंपनी का स्टॉक बढ़ा, ठीक है, और अगर उसका लेट्स सपोज का जो EPS है, ठीक है, EPS अगर कम हो रहा है तो पी रेशियो बढ़ेगा,
राइट। और पी रेशियो अगर ईपीएस अगर उसका लाइक अर्निंग पर शेयर बोलते हैं उसका, नहीं प्रॉफिट एक तरह से समझ लो, उसका भी एक फॉर्मूला होता है निकालने का, मैं उतना टेक्निकल में नहीं जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ईपीएस अगर लेट्स सपोज अगर आपका जो है, ठीक है ना, ईपीएस अगर आप देखोगे तो टोटल ये आपका जो भी प्रॉफिट नेट प्रॉफिट उसको अगर आप डिवाइड करोगे एवरेज शेयर होल्डिंग से, तो आपका ईपीएस निकलता है। तो अगर आप ईपीएस अगर आप देख रहे हो और अगर कंपनी का लेट्स सपोज अदर प्रॉफिट हुआ, अदर इनकम हुआ कंपनी का, जैसे कंपनी अगर अपने एसेट बेच दिया, कुछ हो गया, तो वहाँ पर कंपनी का पैट बढ़ जाएगा, उसके वजह से उसका ईपीएस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कंपनी अपने प्रोडक्ट बेच करके पैसा नहीं कमा रही है, वो कंपनी कहाँ से पैसा कमा रही है, अपना कुछ एसेट बेच करके पैसा कमाई वहाँ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, मैं बोल रहा हूँ एक क्वार्टर के लिए। क्वार्टर 1 में अगर कंपनी ऐसा करती है तो उस समय आप देखोगे कि पी रेशियो क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो अब आप सोचोगे कि नहीं अब ही इसका जो है कंपनी बढ़िया है, पी रेशियो कम हो गया है, नहीं, गलत चीज़। मैं बताता हूँ, जब ट्रेंड्स का पी रेशियो 200 300 चल रहा था ना, तब मैंने उस टाइम इन्वेस्ट किया था। और अपने लाइक मेरा जो चैनल है वहाँ पर मैं अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में भी स्क्रीनशॉट देते रहता हूँ लोगों को। मैं ये नहीं बोलता हूँ बाई करो चाहे सेल करो, मैं जो इन्वेस्ट करते रहता हूँ जस्ट वो शेयर कर रहे हैं। यस, मैंने और ज़्यादा शेयर्स अभी भी मेरे ब्रॉडकास्ट में मिल जाएगा आपको। 4500 के आसपास जब आया था 4500, तब भी मैं और ज़्यादा पैसा लगाया था, और अभी 7300 चल रहा है वो स्टॉक। पी रेशियो नहीं देखा मैंने। हाई जो कंपनी ग्रोथ होती है ना, उसका पी रेशियो हमेशा आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो उससे अच्छा आप पेग रेशियो देखो। आप screener.com यूज़ कर सकते हो, ठीक है। screener.com में आपको मिल जाएगा पी रेशियो, मिल जाएगा पेग रेशियो, मिल जाएगा। ये दोनों आपको वहाँ पर पैरामीटर्स मिल जाएंगे। आप पी रेशियो देखो, ठीक है, इंडस्ट्री पी से आप कंपेयर करो, लेकिन सिर्फ पी मत देखो, पी में बहुत झोलझाल है, ठीक है। पेग रेशियो देख सकते हो, सिर्फ पेग रेशियो भी मत देखो, उसमें सब आप ROE देख रहे हो, ROC देख रहे हो, पेग रेशियो देख रहे हो, पी देख रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनीज देखो कि कंपनी का जो मैंने पहले बताया आपको कि लाइक कि कंपनी का हिस्ट्री क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी करती क्या है, वो चीज़ कंपेयर करो। कंपनी का इन्वेंट्री देखो, वर्किंग कैपिटल देखो कितना बढ़ रहा है घट रहा है, प्रमोटर होल्डिंग देखो, वो सारे टेक्निकली चीज़ देख करके आप डिसीजन ले सकते हो। तो उस समय में ना उस टाइप की कंपनी में ना गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करती है उस तरह के बिजनेस को। अगर लेट्स सपोज जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उसमें क्या करेंगे वो लोग, एक्सपोर्ट को कम कर देंगे और इंपोर्ट का इंपोर्ट ड्यूटी घटा देंगे। उससे क्या होगा, बाहर की कंपनी जो है वो यहाँ पर कम दाम में लाएगी, और वहाँ ऑब्वियसली बात है ये जो आपका सप्लाई और डिमांड का गेम है, तो सप्लाई बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा सप्लाई बढ़ जाएगा या डिमांड कम हो जाएगा, तो क्या होगा, प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और इलेक्शन खत्म हुआ तो जैसे इसका रिवर्स हो जाता है। वो सब चीज़ें आपको देखना इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट किस तरीके से किस जगह पे गवर्नमेंट का फोकस है, वहाँ पर अगर आप देख करके इन्वेस्ट करते हो ना स्टॉक मार्केट में, आपको पैसा बनेगा। ट्रू, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये इन्वेस्ट करने के लिए सोर्स क्या है, कहाँ से कर सकते हैं, कौन सा ऐप, कहाँ से डीमैट ओपन करें, किस तरीके से थोड़ा हैंडी हो सके? एक्चुअली अभी के टाइम में तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है डीमैट ओपन करने के लिए। हालांकि ये बोलने के लिए ब्रांड्स काफ़ी सारे पैसे भी देते हैं लेकिन ठीक है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ लाइक एंजल भी मैं यूज़ करता हूँ, ज़ीरोधा भी यूज़ करता हूँ, धन ऐप भी यूज़ करता हूँ। क्या होता है मेरा थोड़ा सा सिस्टम, मैं क्या करता हूँ, इन्वेस्टिंग के लिए अलग रखा हो, पोजिशनल के लिए अलग रखा हो। इन्वेस्टिंग इन द सेंस कि मैं वैसे स्टॉक्स लगा करके मैं छोड़ता हूँ, उसमें मैं देखता ही नहीं हूँ, उसका लॉगिन पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं, उसका मैं कभी कभी ना वो एप्लीकेशन ही उड़ा देता हूँ कि मैं देखूंगा ही नहीं इसको 4 साल 5 साल के लिए। बस हाँ, कंपनी को ट्रैक करते रहता हूँ कि कंपनी क्या कर रही है। मैं जितनी भी कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ मैं खाना भूल जाऊँगा, लेकिन जो हर क्वार्टर में जो रिजल्ट आती है ना कंपनी की, उसको पढ़ना कभी नहीं भूल सकता हूँ। उसको पढ़ना ही होगा, आपको देखना होगा। सिर्फ ये नहीं देखना है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे कर रही है। कंपनी का पूरा सेगमेंट खंगाल दो कि कंपनी अच्छा ठीक है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, जैसे लेट्स सपोज एक कंपनी है वो सेमीकंडक्टर पे भी काम कर रही है और बाकी भी सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन आपको देखना है कि जो सेमीकंडक्टर के लिए आपने पैसा लगाया ना उस कंपनी पे, देखो कि सेमीकंडक्टर पे और कंपनी कितना ग्रो कर रही है। उस पर्टिकुलर सेक्टर को अगर कंपनी मजबूत कर रही है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ठीक है मैंने सही जगह लगाया है। तो वो सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है।
सो ट्रू, सो ट्रू। सो ये एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके वो उसके अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि पीई रेशियो, पैग रेशियो, प्रमोटर शेयर, ये सारी चीज़ें देखो और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। अब ये इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे, या मैंने ये लग रहा है कि ये कंपनी अच्छी लग रही है, मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, तो उसमें ज़्यादातर लोग गलतियाँ क्या क्या करते हैं और जिससे बचना चाहिए उनको? सबसे पहली बात जो मैंने बताया कि कन्विक्शन अपना लाना होगा, रिसर्च करो खुद का। किसी के बोलने से स्टॉक मत लो, किसी को मेरे बोलने से भी स्टॉक मत लो भाई। मैं अगर बोलता हूँ, मैं अपने रिसर्च से बोलता हूँ, कोई भी बोलता है उसके उसके रिसर्च से मत लो। उससे आपको बढ़िया हो सकता है, आपके पोर्टफोलियो में बढ़िया स्टॉक तो आ जाएगा, लेकिन आप उसके साथ टिक नहीं पाओगे। मतलब बोला जाता है, वो अगर आप लेवन वर्ड में देखा जाए तो आप एक टिंडर पे आप गर्लफ्रेंड तो बना लोगे, लेकिन उससे आप शादी करोगे कि नहीं ये एक अलग मुद्दा है। करेक्ट। राइट। अगर आपको सच में उस स्टॉक से शादी करनी है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रख रहे हो ना, तो आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा भाई। जब आप शादी करते हो तो आप पूरा ये करते हो, पूरा रिसर्च करते हो, उसके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, अच्छा लड़की कैसी है, उसका क्या हिस्ट्री रहा है पहले, मतलब कहने का मतलब है कितनी पढ़ी लिखी है, और आप हर चीज़ें चेक करते हो, करेक्ट। है ना। कि मतलब क्या व्यवहार है उसका, उसके हिस्ट्री में क्या व्यवहार है, और मतलब बाकी लोगों के ऊपर से मतलब आप मतलब फैमिली के साथ किस तरह से इन्वॉल्व होती है। अब हर चीज़ वो हर चीज़ उस पर रिसर्च करते हो, राइट, जब आप शादी करते हो तो। लेकिन गर्लफ्रेंड के लिए या फिर आप बाकी सब चीज़ के लिए आप नहीं करते हो, राइट। तो वही चीज़, वही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। यहाँ पर भी अगर आप रिसर्च कर रहे हो, आप सब सच में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो उसका हिस्ट्री चेक करो कि उसका हिस्ट्री क्या है। ट्रू, ट्रू, सो ट्रू। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो मुझे आज की तारीख में ऐसे मिलते हैं जो डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं सिर्फ और सिर्फ आईपीओ अप्लाई करने के लिए। लोग सिर्फ आईपीओ अप्लाई करते हैं, लगा तो लगा, नहीं लगा तो ठीक है, अगले आईपीओ में ट्राई करेंगे। और अभी आजकल इतने सारी कंपनी के आईपीओ आ ही रहे हैं। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये आईपीओ होता क्या है? आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहाँ पर क्या होता है, लेट्स सपोज आपका कोई बिजनेस है, ठीक है। अब आपको आपको पैसे की ज़रूरत है, आपके पास जितना एग्जिस्टिंग एसेट है और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, आपको और ज़्यादा पैसे चाहिए। तो आप क्या करते हो, आपके पास 100% इक्विटी है, लेट्स सपोज आप बूटस्ट्रैप कंपनी हो, और उसमें से लेट्स सपोज 10% आप डाइल्यूट करना चाहते हो मार्केट में, एज ए आईपीओ लाना चाहते हो। तो आप उसका उसका आप एक रखोगे कि हाँ ठीक है, इतना परसेंटेज इतना करोड़ का मैं फ्रेश इशू लाने वाला हूँ, ठीक है। और मैं टोटल इशू इतना रहेगा, फ्रेश इशू नहीं, टोटल इशू इतना रहेगा मेरा, इतना का आईपीओ है, टोटल साइज़ मेरा इतना रहेगा। उसमें से आपका दो रहेगा, एक फ्रेश इशू रहेगा जो आप वापस का कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, और एक रहता है ओएफएस, मतलब आप उतना पैसा जितना मार्केट से आपको देगा, मार्केट जो लोग पैसा जो आईपीओ के में लगा रहे हैं उसका पैसा लेगा, जो आपको मिलेगा वो आपके पॉकेट में जाएगा। वो उतने जो प्रोमोटर्स हैं या जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं या जो भी आपके पैसे लगाए हैं, वो उसके पॉकेट में चला जाएगा। तो अभी कैसा होता है, वो एक होता है आईपीओ का मेन फंडा होता है ये चीज़। अब आईपीओ के जरिए कंपनी पे डिपेंड करती है कि कंपनी क्यों लाना चाहती है। हो सकता है कि कंपनी अपना डेट कम करना चाहती हो, कंपनी एक्सपांशन की और ज़्यादा फोकस करना चाहती हो। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो, और बाकी इन्वेस्टिंग का अलग उसको मिलता ही है फ़ायदा, ठीक है। आई मीन टू से जो लिस्टिंग का जो फ़ायदा है वो अलग मिलता है, शेयर्स बढ़ते हैं एंड ऑल, ठीक है, वो अलग चीज़ है। बट अगर अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो कंपनी को पैसे चाहिए अपने शेयर्स को डाइल्यूट करके। वो मार्केट में एक प्रिविलेज है, स्टॉक मार्केट में, वहाँ से आम पब्लिक जो है, रिटेलर और बाकी जितने भी एफआई और डीआई जो भी मतलब जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर, उससे कंपनी को पैसा मिलता है और उससे कंपनी अपना बिजनेस को ग्रो करती है, देखा जाए तो हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम भी वो आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं? यस 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 यस। ओके, तो ये अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर्स देखने हैं? वही सब पी रेशियो और यही सारी चीज़ें जो आपने बताई, या कुछ और चीज़ें देखनी पड़ेगी? मैं बोल रहा हूँ पी रेशियो नहीं पैग देखना। रेशियो। हाँ, पैग रेशियो वो भी इतना जल्दी एटलीस्ट उस समय मिलता नहीं है, हाँ। क्योंकि पैग रेशियो देखने के लिए हिस्ट्री चाहिए। हाँ। तो और बात कैसा है कि आईपीओ भी दो तरह के होते हैं, एक एसएमई आईपीओ होते हैं, और एक जो मेन स्ट्रीम जो मेन आईपीओ होते हैं वो डायरेक्टली लिस्ट हो जाएगा एनएसई बीएसई पे। और एसएमई का थोड़ा सा अलग फंड है, वो बहुत छोटी कंपनियां होती हैं। और एसएमई आईपीओ काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होते हैं, क्योंकि अभी आपने सुना होगा बॉस का जो हुआ, राइट, हाँ, 8 चाहिए करोड़ तो चाहिए था, 200 करोड़ का
मिल गया उनको, तो सोचो अभी कहाँ जा रहा है यार। अभी तो मार्केट गजब, मतलब बोला जाता है ना, जब बुल रन होता है ना, तो आप कोई भी स्टॉक को छू दो, वो मिट्टी भी है ना, सोना हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है अगला हर्षद मेहता SME IPO में ही आएगा। और ऑलरेडी है हर्षद मेहता, अगर देखा जाए वो अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाया है लोग। आजकल लोग इतने पॉकेट गरम कर रहे हैं ना लोगों के। आपको क्या लगता है कि हर्षद मेहता अभी तक सेकंड हर्षद मेहता नहीं होगा मार्केट में? होगा मार्केट में। हर्षद मेहता भी हर्षद मेहता नहीं था, वो पकड़ाया तब वो हर्षद मेहता कहलाया। करेक्ट। अगर वो नहीं पकड़ाया होता तो वो हर्षद मेहता नहीं कहलाता। मैंने भी बहुत सारी जगह पर देखा है, जैसे वो हर्षद मेहता वो ACC सीमेंट्स को जो पंप इन करके मैनिपुलेट करके ऊपर लेके गए थे। आज SME IPO में भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो अपने ही सर्कल में लोगों को बोलेंगे कि अरे यार ये कंपनी का IPO आ रहा है, तुम लगाओ तुम लगाओ तुम लगाओ, और कहीं ना कहीं वो पंप इन कर रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ा रहा है, जिससे दूसरों को वो फोमो क्रिएट होगा कि अरे यार इसका भी इतना वैल्यू बढ़ रहा है तो मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ। कि लेट्स सपोज आपके पास आप प्याज का बिजनेस करते हो, ठीक है, आपके पास लेट्स सपोज भर एक रूम का पूरा प्याज है, या फिर आप प्याज का बिजनेस करो, ठीक है। आप क्या करोगे, आप मार्केट में ना जितना भी प्याज है ना, आप सबको इकट्ठा करोगे, लाओ 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 लाओ, इधर से भी लाओ उधर से भी लाओ। अब आपके पास काफ़ी सारे प्याज हो गए, ठीक है। अब आपके पास प्याज तो हो गया है, मार्केट में डिमांड जो है बढ़ चुका है, सप्लाई कम होने के कारण। अब क्या, इससे क्या हुआ, मतलब प्याज लाओ, मतलब आप अपने स्टॉक्स को बढ़ा रहे हो, खरीद रहे हो खरीद रहे हो खरीद रहे हो खरीद रहे हो। जैसे आप अपने स्टॉक्स को खरीदते जाओगे, किसी से खरीदवा रहे हो तो स्टॉक बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम हो रहा है, डिमांड ज़्यादा हो रहा है। अब क्या होता है, फोमो क्रिएट होगा। 2 रुपये का स्टॉक आप 20 रुपये देख रहे हो, और फिर आपने सपना लगाया, अरे यार 2 रुपये का था, लगा दिया होता तो आज ये आ जाता, मेरा iPhone 16 आ जाता, मेरा ये आ जाता, वो आ जाता, राइट। अभी क्या है, अब आपके पास काफ़ी सारा प्याज हो गया है, राइट, स्टॉक्स हो गया है। अब आप देख रहे हो कि भाई मार्केट में डिमांड भी है, लोग फोमो में आ चुके हैं। अब क्या करोगे कि भाई ठीक है, प्याज 20 रुपये का, आप 2 रुपये का ठीक है था उस टाइम, अब 20 रुपये का है, अरे ले भाई 15 रुपये का भी ले लो, अरे 10 रुपये का भी ले लो। करते करते सारा प्याज निकाल मतलब बेच के वो स्टॉक लोअर सर्किट मारते कहाँ पर आएगा, 1 रुपया पे। और सारा जगह का जो जिसको प्याज नहीं भी चाहिए था, उसको भी 1-2 किलो प्याज मिल जाएगा फोमो के वजह से। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं लोग, लेकिन पकड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा इन लोगों को। पकड़ना डिफिकल्ट इन द सेंस कि आज के टाइम में तो मतलब आप देखोगे कि इतने संगीन चीज़ें पकड़ा जा रही है, तो फिर भी खुलेआम हो रहा है मार्केट में। इसको पकड़ना इज़ लाइक कि काफ़ी आसान हो सकता है, लेकिन अगर सेबी इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से रेगुलेट करे तब। इसीलिए शायद कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि आप ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस मत करो, इन्वेस्टिंग पे करो, क्योंकि इन्वेस्टिंग में शायद वो लोग बैठे हैं जो मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड है। तो ये दोनों में डिफरेंस अगर आप एक लेमैन लैंग्वेज को मैं बता सको कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क क्या है और इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। और ट्रेडिंग में आप क्या करते हो, ट्रेडिंग में बहुत तरीके से ट्रेडिंग होता है। जैसे लेट्स सपोज आप इंट्राडे कर रहे हो, वो एक ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग इन द सेंस कि लाइक आप खरीद रहे हो सेम डे और सेम डे बेच रहे हो, ये हो गया ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, 3:15 से लेकर के 3:30 बजे तक, सीधी बात ट्रेडिंग हुआ। और इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप उस कंपनी में हिस्सेदारी ले रहे हो। अब मतलब वो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो कंपनी जितने कमाएगी, जितना बड़ा बनेगी, उतना ही आपका भी स्टॉक बढ़ेगा और आपका पैसा बनेगा। ये एक लेमन वर्ड में मैं आपको बता दिया। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में आप इन्वेस्टिंग करते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अब लॉन्ग टर्म के लिए इन द सेंस कि लाइक 5 साल 6 साल। वॉरेन बफेट जो है वो बोलते हैं, उनका कहना है कि मैं स्टॉक, आप लोग बोलते हो ना कब तक होल्ड करना चाहिए, बहुत लोग ऐसे लोगों का क्वेश्चंस रहता है कि सर कब तक होल्ड करें सर। करेक्ट। अब मेरा मत सुनो भाई, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरा मार्केट के सामने मेरा कोई औकात ही नहीं है। आप सुनो बड़े इंसान का, वॉरेन बफेट, वो क्या बोलते हैं, मैं स्टॉक को तब तक होल्ड करता हूँ जब तक कंपनी में कोई फॉल्ट नहीं आता है। कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है, अच्छा कमा रही है, तो आपका पैसा बनते ही रहेगा, सीधी सी बात है। हाँ, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक गिरेगा चढ़ेगा जो भी। अब आप सोचो कि हम लोगों का 5 लाख 10 लाख 20 लाख
पैसा अगर मान के चलो लगाए हो ना तो बहुत बड़ा लगता है, अरे भाई 5 लाख रुपए लगा दिए। राकेश झुनझुनवाला अब तो नहीं है सर इस दुनिया में, रेखा झुनझुनवाला जो है अभी, उनका आप देखो जाकर के पोर्टफोलियो, उनको अभी भी टाइटन होल्ड करते हैं वो लोग। करेक्ट। ऐसा नहीं है 2008 का क्राइसिस नहीं देखा था उन्होंने, 2020 में जो कोविड में आया, जो स्टॉक मार्केट गंदे तरीके से गिरा था, नहीं देखा था उन्होंने? उनका स्टॉक का सोचो क्या धजिया उड़ा होगा, उन्होंने बेच दिया? नहीं। नहीं बेचा। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक प्राइस देख करके पैसा नहीं लगाते हैं, कंपनी देख वो करके कंपनी पे फोकस करते हैं। कंपनी क्या कर रही है, प्राइस पे फोकस करना ही नहीं है। प्राइस इज लाइक ए इंडिकेटर, वो इंडिकेट करता है बस। अगर सब गिर रहा है, अभी तो क्या है, अभी तो बुल रन चल रहा है, मतलब बोला जाता है ना, ये घोड़े के साथ साथ गधे भी दौड़ रहे हैं इस रेस में गधे घोड़े सब दौड़ रहे हैं। ट्रू। और अभी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होने का टाइम है, बहुत अभी काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने का टाइम है। अभी ऐसे ही पैसे मत लगाओ कहीं पर भी। तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? क्या हमें कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे या एक कंपनी पे इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल है, या कोई ग्रुप ऑफ कंपनी या म्यूचुअल फंड या सम सॉर्ट ऑफ ऐसी कोई जगह पर? तो कैसा है कि अगर आपके पास टाइम है, एक्चुअली देखा जाए तो एक्चुअली लोगों के पास टाइम रहता है, लोग अपने आप को ना एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, यार टाइम नहीं है यार। अगर आपके पास ज़्यादा नहीं, मैं दिन का 10 मिनट भी अगर आपके अपने ऊपर निकालते हो ना, और मार्केट को थोड़ा रीड करते हो ना, और इन्वेस्टिंग करना खुद से चालू करते हो ना, बेस्ट है। अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है, चलो मैं मान लेता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, तो फिर म्यूचुअल फंड बेस्ट है। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी कैसा है कि अभी स्टॉक मार्केट ऊपर है तो म्यूचुअल फंड्स अभी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं यार। लेकिन अभी आप इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड में, आप सोचोगे कि नहीं 5 दिन 10 दिन या फिर 1 साल में रिटर्न आ जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर भी अगर स्टॉक मार्केट गिरेगा तो आपका NAV है आपका वो कम होगा, NAV कम होगा, आपका पोर्टफोलियो वहाँ पर भी डाउन दिखेगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, या फिर आपका दिमाग ज़्यादा नहीं चलता है इन सब चीज़ों में, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड कहाँ से लेना चाहिए? म्यूचुअल फंड आपके सारे डीमैट वगैरह जो है वहाँ पर सब अवेलेबल मिल जाएंगे। और रहा बात किस तरह का म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप रिस्की म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब आई मीन टू से कोई एडवाइजर से बात करनी चाहिए, या वो डायरेक्ट इन म्यूचुअल फंड भी होते हैं ना, ऐप के अंदर भी दिखते हैं? हाँ राइट, लेकिन वो भी स्टॉक की तरह हो जाता है ना, लाइक कैसा होता है स्टॉक में भी आपको कोई ऐसे आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ता है, राइट। और काफ़ी लोग आपको बताने के लिए भी रहते हैं कि हाँ आप ये ले लो वो ले लो। तो अगर आपके पास कोई वैसा बंदा है आपके एरिया में कि हाँ आपको कोई गाइड कर सके कि भाई अभी ये म्यूचुअल फंड बढ़िया है, तो आप उसके कहने से मत लो, लेकिन हाँ अपना रिसर्च कर लो एक बार, उसके बाद फिर आप ले सकते हो। अगर आपका भाई बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है तो ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको लेना है तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो एक एक बकेट बना हुआ है हर किसी चीज़ का, म्यूचुअल फंड का। उसमें क्या करते हैं, आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर बैठे हैं, और वही आपने सही बोला, वो आलू की बोरियाँ आपके लिए चेंज करते रहेंगे, और आपका जो स्टॉक्स है वो बैलेंस करते रहेंगे, और आपको रिटर्न मिलता रहेगा। करेक्ट। स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग के तौर पे देखा जाता है, तो क्या ये सच में गैम्बलिंग है? गैम्बलिंग है ये तो नहीं बोल सकते। एक्चुअली देखा जाए तो इसका गैम्बलिंग तो बोल ही नहीं सकते बॉस। गैम्बलिंग आपके ऊपर है कि आप वो उस चीज़ को कैसे लेते हो। लेट्स सपोज आपके पास बाइक है, ठीक है। अब बाइक तो आप चला रहे हो, अपने ऑफिस के लिए भी जा रहे हो, अपने काम के लिए भी जा रहे हो, तो आपके लिए एक टूल हो गया, राइट। आपके लिए एक अच्छा साधन हो गया। लेकिन अब आप उसी बाइक को ऐसे व्हीली मार रहे हो, ठीक है या फिर अगर आप वो भी अगर स्किल आपके पास है तो अच्छी बात है, नो डाउट। लेकिन आपके पास स्किल नहीं है, आप ऐसे शो ऑफ में ऐसे कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, डिस करो, डैट करो, आप रेस कर रहे हो, एकदम स्पीड में चला रहे हो, 300 के और 400 के स्पीड में अगर आप स्पोर्ट्स बाइक लेकर के चला रहे हो, आप सोचो कि कितना गंदे तरीके से वो आप एक्सीडेंट होने का डर है उसमें, राइट। तो उसमें बाइक तो खराब नहीं है, चलाने के ऊपर है, राइट। सामने वाले के ऊपर है कि वो किस पर्सपेक्टिव से देख रहा है। अगर आप इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हो स्टॉक मार्केट को, कि आप इन्वेस्ट करने वाले हो इस चीज़ पे, आप इस कंपनी पे इन्वेस्ट करने वाले हो, तो इक्विटी बेस्ट है आज के टाइम पे। मैं बोल रहा हूँ इंडियन लोगों के लिए बेस्ट प्रिविलेज है स्टॉक मार्केट। और अभी जो एरा है बेस्ट, अभी तो पेनिट्रेशन हुआ ही नहीं है स्टॉक मार्केट का, देखा जाए तो अभी इंडिया में, इंडिया का जितना आबादी है उसका कितना ही % लोग डीमैट अकाउंट खोले हैं, और कितना लोग ही यूज़ करते हैं? 3%।
सो इसे गैम्बलिंग के तौर पे नहीं देखना चाहिए अगर हमें। गैमलिंग है अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आई मीन पर्सपेक्टिव अलग है लोगों का। अगर आप ट्रेडिंग में आ गए तो आप गैमलिंग कहलाओ, ऑब्वियस सी बात है वो गैमलिंग। आपको लग रहा है, मैं बोला ना आपको, अगर आपको लग रहा है, ये शब्द आ रहा है कि अरे मुझे लगता है, वो तो आप कसिनो में भी जाते हो तो आपको लगता है कि 8 आ जाएगा करेक्ट। आता नहीं है ना। मैंने कभी कभी ये भी देखा है आईपीओ आने के पहले भी बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड करते रहते हैं। मतलब मैंने सुना है ग्रे मार्केट में कुछ तो लोग शेयर्स खरीदते हैं। ये क्या होता है एग्जैक्टली? इसको डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं। लाइक अगर लेमन वर्ड में अगर आप देखोगे ना तो उसको डब्बा ट्रेडिंग इन द सेंस कि वो पूरा डब्बा ही है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अभी आप लेट्स सपोज अगर आप जब किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करते हो, लाइक एंजल पे, ब्रोकिंग ऐप पे आप आ जाते हो, तो जो स्टॉक्स हैं वो एनएससी और बीएससी एक्सचेंज पर रेगुलेट होते हैं, वहाँ पर प्रॉपर निगरानी रहती है। आपने देखा होगा एएसएम लिस्ट 1, एएसएम 2, एएसएम 3, इस तरह से अगर काफ़ी ज़्यादा अगर किसी स्टॉक में अनप्रेडिक्टेबली हलचल होती है ना तो उसको सेबी एएसएम 1, एएसएम 2 इस तरह में रखता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसमें निगरानी रखा जाता है। तो वैसे वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है ग्रे मार्केट में। ग्रे मार्केट इन द सेंस कि वैसे लोग जो होते हैं वो कुछ कुछ शेयर्स ऐसे ले करके मार्केट वहाँ से ग्रे मार्केट में जो प्राइस चलती है और उसके सप्लाई और डिमांड पे लोग बाई और सेल करते रहते हैं उस स्टॉक के बारे में, ठीक है, उस स्टॉक पे। अभी ग्रे मार्केट, अब ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को आप कोई ऑफिशियली लोग नहीं खरीद सकते या खरीद सकते हैं, इसको आप ले सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पर आप चाहो तो आईपीओ के पहले ही आप उस स्टॉक को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। उसमें भी रेगुलेटरी एंड ऑल, अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स को आप ले करके अगर आप इसको खरीद लेते हो तो आपके डीमैट में भी आपको शो होने लगेगा वो चीज़ है। लेकिन वो एनएससी बीएससी पे नहीं रहेगा, वो आप वहाँ पर ट्रेड भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर लोग कम है, तो वहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है। अगर आप चाहोगे कि ठीक है 10 स्टॉक मैंने ले लिया, या फिर लेट्स सपोज अपने 10-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दिया और कल को आप चाहोगे कि नहीं मैं इसको निकालना चाहता हूँ, तो वहाँ पर आप सेल नहीं कर पाओगे। हाँ, क्योंकि कोई बायर ही नहीं कोई है। बायर ही नहीं है। लेकिन उसका एक और फ़ायदा क्या रहता है, अगर आप प्री आईपीओ में अगर इन्वेस्ट करते हो पहले से ही, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो स्टॉक लिस्ट होने के पहले जो लिस्टिंग गेन मिलती है वो आप अचीव कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर एक ट्रिक क्या है, आप 6 महीना तक का आपको लॉकिंग पीरियड रहता है वहाँ पर। आप अगर आप प्री आईपीओ में इन्वेस्ट भी करते हो ना, ठीक है, और अगर वो लिस्ट हो जाता है स्टॉक मार्केट पे, तो आप 6 महीना तक उसको नहीं बेच पाओगे। 6 महीने के बाद ही आपका लॉकिंग पीरियड खत्म होगा और वहाँ पर आप अपने स्टॉक वहाँ पर ऑफिशियली सेल कर सकते हो। तो वो चीज़ है। जब हम इन्वेस्टिंग या शेयर मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यार ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर के लिए ले रहे हैं। मतलब जब मैं रिटायर होऊंगा तब मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए। तो ये बेसिकली बहुत सारा एक कीवर्ड मार्केट में आजकल चल रहा है, थैंक्स टू अंकुर वारिक को। ये राइट, फिनेंशियल फ्रीडम, बड़े-बड़े फिनेंशियल Excel प्लानिंग या एक्सेल खेलते हैं। तो ये क्या होता क्या है ये सारी चीज़ें? एक्चुअली अगर देखा जाए अंकुर वारिकू सर के बारे में अगर बात की जाए, तो अगर वहाँ पर अगर इतने बड़े बड़े एक्सेल्स आप देख रहे हैं, अगर आप उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ भाई ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन आप इसको ग्राउंड लेवल पे देखोगे ना, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो मैं लिख के देता हूँ, आप 2 बार अगर इसको फील भी कर रहे हो ना, तीसरा बार में आपको मन नहीं करेगा। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। अगर आप स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए बैठते हो, आपके पास 2 मिनट आपको वैसे बोर लगने लगता है, ठीक है। अगर आप इतने बड़े एक्सेल पे लगा करके और आप ये सब चीज़ें करोगे, या फिर आप उसको प्रूव करने के लिए कुछ भी कर दे रहे हो, लेट्स सपोज सबसे बड़ा चीज़ तो मुझे ये वहाँ पर लगता है, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये जितने लोग हैं सिर्फ वो अंकुर वारिकू ही नहीं सिखा रहे। आजकल जितने भी फाइनेंशियल क्रिएटर है ना, जो पर्सनल फाइनेंस को बढ़ावा देते हैं, या वो ठीक है, अच्छी बात है, अवेयरनेस फैलाना चाहिए, बट उनका एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या आता है ना, वो म्यूचुअल फंड को उठा लेंगे और स्टॉक मार्केट को उठा लेंगे, ठीक है। आप अब वो बोलेंगे कि ठीक है आपको आपका खुद का घर लेना है या फिर आपको रेंट पे रहना चाहिए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत कॉमन एनालिसिस है करने का। तो अभी आप ठीक है रेंट पे रहना चाहिए और खुद का घर लेना चाहिए, उसके लिए आप कहाँ का सहारा ले रहे हो? स्टॉक मार्केट का। आप बोल रहे हो कि 14% का मैं मिनिमम ले रहा हूँ कि 14% के CAGR से ग्रो करेगा, गारंटी है क्या? करेक्ट। लोगों को पेशेंस नहीं रहता है यार, 5% घटता है तो ऐसे पसीना छूटने लगता है लोगों का। अब लोगों का एक और मैं एक्सपेक्ट बताता हूँ, इंश्योरेंस का। लोग अपना मोबाइल को फट से कवर लगा देंगे, लाइफ में कभी कवर नहीं लगा कर रखेंगे।
और वहाँ पर सबसे बड़ा लॉस होता है लोगों को अनफॉर्चुनेट वे से। आपके पास लेट्स सपोज करोड़ों रुपया है, करोड़ों नहीं कहेंगे, लाइक अगर लेट्स सपोज आपने काफ़ी पैसे कमा करके 30-40-50 लाख रुपया रखा हुआ है, ठीक है, और लेट्स सपोज किसी को अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है, तो आप खुद सोचो कि वो जो पैसा है, वो उनका जो हार्ड एंड मनी है, वो रातों रात ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए लोग कोई प्रीमियम नहीं दे रहा, वो कोई नहीं सिखा रहा है एक्सेल सीट पे भाई ये चीज़ करो। अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ होता भी है, अगर लेट्स सपोज कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस, आपका जॉब चला जाता है, कुछ भी हो जाता है, हाँ, वो एक्सेल सीट पे नहीं आएगा। करेक्ट। तो एक नॉर्मल चीज़ को लेकर के सिर्फ सब कुछ ऐसे कुछ पॉइंट को लेकर के और एक्सेल सीट पे बता देना इज, आई डोंट थिंक सो लाइक इट इज़ प्रैक्टिकल। वो सब चीज़ देखने में अच्छा लगता है कि अरे वाओ, इतना साल के बाद इतना करोड़ हो जाएगा। लेकिन सही से अगर इम्प्लीमेंटेशन, इतना डिसिप्लिन, तो पहली चीज़ अगर आपको इतना इम्प्लीमेंट करने के लिए डिसिप्लिन भी चाहिए, जो इंडियन लोगों में आई थिंक तो मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ के लिए लोग पर्टिकुलरली इतना डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे। मेरे ख्याल से एक गलत चीज़ इसमें हो जाती है कि हर महीने के एंड में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट सामने आ जाता है कि अरे यार 100 रुपये लगाया था, 120 हो गया, चलो यार निकाल लेते राइट। पेशेंस कहीं ना कहीं। पेशेंस, अगर आप मान के चलो कोई स्टॉक में आप खरीदे हो, कोई म्यूचुअल फंड में खरीदो, मेरे सारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं मेरे फैमिली में भी, कि मनीष भाई इतना पैसा लगाया था, आज इतना पैसा हो गया, खरीद लूँ या फिर क्या करूँ? मैं बोला अरे भाई, मतलब तुम जब लगाए हो, ठीक है, अगर लेट्स सपोज तुमको इतना पैसा, तुम 14%, मैं बताता हूँ, किसी को आजकल मार्केट में हो गया ना मल्टी बैगर रिटर्न 2000%, 3000%, अरे भाई उसको बढ़ने तो दो, 2-10% में ही आप संतुष्ट हो जाओगे। हाँ, वो कहाँ से 2000 ग्रो होगा? हाँ, और लोग 5000 में अगर संतुष्ट हो जाएंगे तो 50 लाख और 5 लाख तो दूर की बात है। अब मैं बताता हूँ, आपने स्टॉक में पैसा लगाया, 5000-10,000 रुपया आपका प्रॉफिट हो जाता है, आपने बुक कर लिया, आप शाम का नाश्ता थोड़ा मोड़ा घूम लोगे, फिर लोगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लोगे अच्छे होटल्स में, ठीक है, आपका 5-10 ऐसे गायब हो गया। लेकिन आपका लाइफ कुछ चेंज हुआ क्या? फाइनेंशियली आप फ्रीडम हुए क्या? आपका लाइफ कुछ बदला क्या? आप किस लिए आए थे स्टॉक मार्केट में? आपका पर्सपेक्टिव कुछ बदला क्या? कुछ भी नहीं, सब वही है। आपने 5-10 में ही काट दिया तो वो ग्रो हुआ ही नहीं पैसा। वो एक चीज़ है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि वो इतना बड़ा एक्सेल सीट कुछ काम आने वाला है। तो आपके हिसाब से सही तरीका क्या है? अगर मुझे आज सोच रहा हूँ मैं कि चलो मैं अगले 15-20 साल तक काम करूँगा, लेकिन 20 साल के बाद में मुझे एक सेटल लाइफ चाहिए, तो अब से क्या करना चाहिए? कुछ अगर कैलकुलेशन में आप दिखा सको तो। अब आपने बहुत सारे फाइनेंस क्रिएटर्स के बारे में सुना होगा, लाइक उनके बातें सुनी होंगी, पर्सनल फाइनेंस, ये वो, आप इतने साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे, ये वो। मैं बोलता हूँ मत सुनना, बस आपको एक चीज़ है, मैं जो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसको मैं नाम रखा हूँ आइसबर्ग। रिवर्स आइसबर्ग लोग फॉलो करते हैं, रियल आइसबर्ग आप फॉलो करो। बताता हूँ, रिवर्स आइसबर्ग आपने देखा होगा, ऊपर से छोटा दिखता है और अंदर से इतना ही ज़्यादा स्ट्रांग, मजबूत और डीप रहता है। लोगों के पॉकेट्स उल्टा हो गए उसको मैं रिवर्स आइसबर्ग बोलता हूँ। ऊपर से इतना विशाल दिखेगा, लोग जा रहे हैं किसमें सेकंड, आजकल मतलब इतना प्रिविलेज है भाई, 2-2 लाख रुपए में BMW लेकर के आ जाते हैं, सर्विसिंग कराने जाते हैं, पैनगिली हो जाती है लोगों की। आप ले लोगे 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया में BMW सेकंड हैंड, मैं सेकंड हैंड की बात कर रहा हूँ, 2013 मॉडल, 2015 मॉडल आप ले लोगे। लेकिन जो मैं नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, लोग दिखावा के लिए, लोग दिखाने के लिए, लोग नया गाड़ी खरीदेंगे, नया बाइक लेंगे, कार ले लेंगे, और कार तो इतना ज़्यादा आजकल मिडिल क्लास में हो गया भाई, कार ले लिया, कितना बड़ा काम कर लिया भाई। बैंक बैलेंस देखोगे 0, घर जाके देखोगे ना आप, मैं अच्छे लोगों की बात करूँ, मैं अपने सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, और आप एक बार घर बस चल जाओ, खाली खंडर, कुछ नहीं, सोफा तक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लोगों को पहले तो चेंज करना होगा पर्सपेक्टिव। भाई तुम दिखावा, मैं इसमें पूरा आइसबर्ग की तरह अपना फाइनेंशियल कंडीशन रखो कि ऊपर से हाँ ठीक है, कुछ भी वैसा नहीं है, कम है। अगर आपके पास औकात है ना 1 लाख का गाड़ी लेने का, तो 1 लाख का गाड़ी उस टाइम मत लो, उस टाइम आप 10,000 का गाड़ी रखो।
आपके पास अगर जिस दिन औकात हो गया ना 1 लाख का गाड़ी लेने का, आई मीन टू से अगर आपके पास 40-50 लाख रुपया है, वहाँ पर अगर आप ले रहे हो, ठीक है ना, बाइक वगैरह ले रहे हो, वो सब चीज़ें रखो। मतलब मेरा कहने का मतलब आपके पास जितना कॉर्पस है उसका आप 2-3% जो है या 10%, मैक्स टू मैक्स 10% तक आप अपने लिए खर्च कर सकते हो। स्टॉक के बारे में सीखो, वहाँ पर इन्वेस्ट करो, वहाँ पर हो गए स्किल्स, लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। स्किल्स डेवलप करो भाई। अगर आज मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, स्किल्स के पैसे मिल रहे हैं ना। आज मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, स्किल्स के ही मुझे रिवॉर्ड करती है ना मार्केट कि हाँ ठीक है भाई, इतना होल्ड किया। मेरा जो मतलब ये सब कुछ एनालिसिस और नॉलेज का गेम है। आप जितना ज़्यादा स्किल्स डेवलप करोगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले तो इस ट्रैप में ख़त्म करो यार, इस ट्रैप को ख़त्म करो। आप शोरूम में घुसते हो, सबसे पहले कौन पकड़ता है? EMI वाले, क्योंकि पता है हाँ कि बंदे आजकल आईफोन देखोगे आप, लोगों के पास EMI पे मिल जाते EMI में हैं। भाई 10,000 का सैलरी है, 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेकर के चल रहा है। आजकल तो बहुत सारे है, ये एप्पल है, ये पता नहीं क्या क्या आजकल नए नए वीडियोस बनते हैं। बहुत सारे इंसाइट्स इस पॉडकास्ट से मुझे मिले हैं। सच में मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। अगर सर आपको कभी कनेक्ट करना हो तो हमारे व्यूअर्स आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मेरा इंस्टाग्राम आईडी है manish_ag_finance करके, मनीष AG फाइनेंस। वहाँ पर आप इंस्टाग्राम आईडी पे आप जा सकते हो मेरे, और वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं ऐसे ही स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कंटेंट लाते रहता हूँ। Great, great, great. Thank you so much, sir. Thank you so much. It was really great talking to you. बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें आज सीखने मिली एंड आई एम वेरी श्योर हम सभी आपसे कनेक्ट करेंगे, आगे वापस से मिलेंगे। या डेफिनेटली, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। थैंक यू सो मच।